अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी और मैं हूं नवाल फयाज। वेलकम टू आवर ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। और सबसे पहले जो लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से और यूसीपी टीवी की टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी इब्राहिम, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और खुशियों का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है। आज के दिन हम अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मोहब्बतें बांटते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा रोज़ है कि जिस पे खुशियां बांटनी चाहिए और बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ईद का रोज है, खुशियां बांटे, मोहब्बतें बांटे और सबसे बढ़ के ईद उल अजहा है तो गोश्त भी बांटे ताकि जो आपकी मोहब्बतें हैं वो बरकरार रह सके और मजीद बढ़ सके। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन इतना अच्छा गुजरे और आपका आज के दिन बहुत सी खुशियां आएँ कि अगली आने वाली कई ईदों तक आप उससे याद रखें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई खुशी का दिन हो और कोई खास इवेंट हो और यूसीपी टीवी या हमारी टीम आपके लिए कोई खास प्रोग्राम ना लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अगर हम फर्स्ट डे के हवाले से बात करें तो हमारा जो शो है वो काफी पसंद किया गया है। फीडबैक से मालूम हुआ है कि उसको जो ऑडियंस है उसको बहुत एंजॉय किया है और बहुत से लोगों से मिलके बहुत से लोगों के बारे में पता चला है। तो आज के शो के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास मजीद इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, ईद के लवाजमात के हवाले से बात करेंगे और पकवान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ईद उल अजहा पे जब पकवान की बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से अधूरी रह जाती है ईद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे अब अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। तो इब्राहिम, सबसे पहले आज हमारे साथ ईद स्पेशल ट्रांसमिशन को कौन ज्वाइन कर रहे हैं? जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है उसमें हमें हमारे टीचर्स ज्वाइन करेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि हम अपने टीचर्स को होस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करता चलूँ तो हमारे एफएमसीएस का जो है मेजर पार्ट है, एक सीनियर प्रोफेसर हैं और जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है। वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक जलंधरी का। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक सर। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी जी। ईद जिस तरह के कोरोना की सूरत हाल में हो सकती है, बिल्कुल जो मिलना जुलना ज़रा मोहतात और कम लोगों से, ख़ासकर अपने रिश्तेदारों से, जबकि दूसरे आम हालात में ईद के मौके पे सारे दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही लोगों है से मिलना और मुबारकबाद करना, जाके मिलना या आना लोगों ने। अब आना जाना सिर्फ रिश्तेदार, बिल्कुल ऐसी ही है, बाकी कमी। और जैसे बिल्कुल इब्राहिम आपने बताया कि आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं जो कि एफएमसीएस का मेजर पार्ट हैं, तो दूसरी जानिब मैं बुलाती चलूँ मैम मुनीबा फातिमा को, जो कि हमारे एफएमसीएस की सीनियर लेक्चरर हैं और उनका पैशन रिसर्च है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और सबसे पहले आपको भी हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी और बल्कि सारे नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे यही पूछते चले कि आज का जो उनका दिन है वो कैसा गुजरा है और जो कल पहला दिन था वो कैसा गुजरा, क्योंकि आज दूसरा दिन है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम मैम से पूछ लेते हैं। कल का दिन तो जैसे ईद का पहला दिन होता है, गहमा गहमी ज़्यादा होती है और कुर्बानी बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा पे जैसे कुर्बानी का सारा मामला चल रहा होता है। तो कल वाला पूरा दिन तो गोश्त देना, आना जाना उस चीज़ में लगता है। आज का दिन थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा रिलैक्स होगा उन चीज़ों से और गेस्ट वगैरह, लेकिन कोविड की वजह से जिस तरह से हम ज़रा रिस्ट्रिक्टेड ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारे SOPs को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली थोड़ा मिलना जुलना तो होगा। थोड़ी चेंज है लेकिन एंजॉय करेंगे इस ईद को भी। ईद नाम ही एक्चुअली एंजॉय करने का, खुशियों का दिन है और बिल्कुल ऐसे ही है, देने और बांटने का दिन है, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे। सर की जानिब चलते हैं, सर से पूछते हैं कि सर आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ये बड़ा अच्छा गुजरा है और ये मुख्तलिफ इस लिहाज से कि हम बचपन से बकरे लेके, क्योंकि हम भी बच्चे थे जब उस वक्त खुश होते थे, और फिर जब हमारे बच्चे थे वो पहले से ही उनकी ख्वाहिश होती थी चंद दिन पहले से बकरे आ जाए, हम ज़रा उनसे खेलें, तो थोड़ा सा उनके साथ दिल लग जाता था बच्चों का। और ये भी तसव्वुर था कि एक बकरे या जो जानवर है उसके साथ थोड़ा सा लगाव पैदा करें आप, क्योंकि कुर्बानी तो सी देनी जिसके साथ लगाव है उसको। तो लेकिन इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें इस तरह की जो ज़िबा करने की एक्टिविटीज़ का सोच के और जो बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है, ये मशवरा भी दिया जा रहा था कि आप बकरों के बजाय वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालें। इस बार हमने वो पैसे दे दिए और उन्हें कहा कि गोश्त वोश्त ना हमारी तरफ भेजें, उधर ही। और फिर देखें अब मेरी उम्र इतनी है कि हमारे लिए जो ब्राउन मीट है उसके बाद वाइट मीट का एडवाइस होती है डॉक्टर की
कि चिकन फिश खाएं, तो वो हमने तो जरूर नहीं इस्तेमाल किया। हमने कहा कि वहीं तकसीम कर गरीबों में दें तकसीम कर और दिया वो जाए। बड़ा ही फारग वक्त गुजरा, वरना आधा दिन वो गोश्त तकसीम करने में, समेटने में गुजर ज़िबा जाता है। कराने के लिए कसाई के पीछे पहले ही कई दिन फिरना पड़ता है। उनके चाकू छुरियाँ जो हैं सामान पहले से ला के घर में रखने तो जमानत होती है कि बर वक्त आ जाएगा, वरना तो वो सारी फिक्र जो फाका और इतना वक्त कुर्बानी पे, वो सारा मकसद तो वही है कि एक आप एहसार करें बिल्कुल। और दूसरों को गरीबों को बांटा भी जाए, तो वो मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसी बात तो है हम कि फारग रहे और पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि ऐसा हमने हिस्सा डाल दिया। जिस तरह कोरोना ने काफी मुश्किलात पैदा की है, वहाँ हम देखते हैं कि काफी आसानी आसानियां भी हैं। आसानियां मुझे हमें कि- तो बड़ा अच्छा लगा कि देखें हम हज पे गए थे, उसमें भी वो किसी बैंक में पैसे जमा करा दिए थे और उन्होंने बता दिया था कि जी हो गई, तो हमने वो लिबास उतार दिया था। फिर वो तो वो उसी तरह कि वहाँ भी जाके, यहाँ तो छुरी को हाथ लगाना जरूरी समझा जाता है कि बिल्कुल। जो अंदर की खातून है वो भी छुरी को हाथ लगा के दें फिर कसाई को जाके, तो वो सारा कुछ हमने सोचा कि वो हज पे जो है हम वहाँ कौन सी छुरियों को हाथ लगाते, पैसे दे देते हैं, वो कुर्बानी हो जाती है और हमारे पास पाकिस्तानी कबूल थिंग्स हैं, होती है। कुछ देसी थिंग्स हैं जो हम तो पूरे तरीके से उसको वो निभाते हमने हैं। सोचा कि इस बार भी हमें वहाँ जाके उनकी छुरियाँ जो हाथ लगाना, तो जो नीयत है वो तो नीयत एक पे एसार की है। और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के जो वाक़या है, वो जो कुर्बानी थी, उसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को पसंद है ये सारा, तो वो तो हो गया, मकसद पूरा हो जाता है। तो वो जो ज़ैद की जो एक इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि आप वैसे वो भी नहीं। बिल्कुल, कोरोना जो के एक कुर्बानी का कसाई मकसद है इतना वो मसला पूरा है। हो जाता है और हमारा फिर इससे। ये देखें खुशी की भी बात जो है, असल में इस्लाम में है ये कि आप तकवा और परहेजगारी, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी बिल्कुल बिल्कुल में जब कोई थोड़ा सा मुशक्क़त या अपने देखा ना, रमज़ान में हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, भूखे रहते हैं और तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं नमाज के अलावा, तो वो जो सारा एक हमने तकवा और परहेजगारी की, अल्लाह की इबादत की इतनी, तो उसकी खुशी मनाते हैं कि कामयाबी से अल्लाह ने हमें बिल्कुल। तौफीक दी है सारा। इसी तरह ये जो हम एहसार करते हैं, ये कुर्बानी करके, इसकी खुशी भी मनाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है और वो भी इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, और हमने भी उनकी याद ताज़ा की और कुछ एहसार से काम लिया, इसकी खुशी मनाते हैं। ईद तो खुशी इसी बिल्कुल, चीज़ ईद की तो है ना, खुशी का ही नाम है। और इससे हमें थोड़ा सा मनाते हुए ये तसव्वुर जो है इसके पीछे हमारे, कोई बहुत बड़ा खा लिया, पी लिया, अच्छे नए कपड़े पहन लिए और बहुत ज़्यादा सैर सपाटा कर लिया, दोस्तों से मिले, ये सारी ठीक है, मिलना जुलना ईद का जो हिस्सा ये खुशी भी, की बात लेकिन- है, सारी ये खुशियाँ हैं। लेकिन असल में किससे चलता है हमारा तसव्वुर हमारे दीन का, कि आपने कुर्बानी, एहसार और पाबंदी और अल्लाह की रज़ा जो हासिल की है, उस पर ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे इकबाल के शेर भी हैं कि वो ना तो परचम कशाई मुसलमानों का मकसद है, ना फतह करना मकसद है, उनका अल्लाह का पैगाम और उसका निज़ाम जो है वो दुनिया में बिल्कुल, जो फैलाना। बेसिक मकसद है वही वो उसको आगे पूरा मकसद। करना चाहिए। तो लेकिन वो- क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि हमें सादगी से करनी चाहिए, जो असल मकसद है कुर्बानी असल का। मकसद जो कुर्बानी का इसार है, और स्पेशली हमारे आसपास जो गरीब अवाम एग्जिस्ट करते हैं, उनकी मदद करना असल में जो जज्बा बिल्कुल। है, वो एक जज्बा हम सब में होना चाहिए। और स्पेशली आजकल के टाइम पीरियड में जिस तरह ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और बहुत सारे खुददार लोग ऐसे होते हैं जो हाथ किसी के सामने फैलाते नहीं हैं। एक चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि हम उनकी भी मदद करें, कि उन्हें हमारे सामने हाथ फैलाने ना पड़े, और दरे पर्दा उनकी मदद भी हो और जाए। बिल्कुल जो ईद का मकसद है वो भी पूरा हो जाए और उनकी उन तक खुशियाँ- भी गोश्त पहुंच जाए, उनकी भी खुशियां दुबाला हो खुशियाँ जाए। उनकी भी क्योंकि दोबारा कुर्बानी की बिल्कुल। ईद है और जो गोश्त है उसको ये है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए और उनकी बिल्कुल ऐसा मदद ही भी है। हो जाए। बिल्कुल ऐसा और ही बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ईद की बात कर रहे हैं, पकवान की कुछ बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ इस हवाले से आऊंगा कि मर्दों का जो ज्यादा रुझान है ना वो कुर्बानी की साइड से मैं भी होता है। यही सोच रही थी, आपने कहा कोरोना की वजह से कुछ आसानियां पैदा हो गई, तो वो आसानी तो मेल्स के लिए है, फीमेल ने तो फिर ये- पीछे ये- लेकिन लगा मैं है। एक आसानी की तरफ आ रहा हूँ कि जिस तरह उनके दुकान का मामला ऐसे ही उनका पकवान का मामला वैसे ही गोश्त जारी वाले है। का- एसओपीज में एक पॉइंट ऐड किया गया ना कि गैदरिंग्स ना करें। तो जिस तरह दावतें होती थी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी दावतें उसी तरह चल रही हैं? उतनी अभी मैसिव लेवल पे दावतें नहीं चल रही, लेकिन जैसे आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का करीबी मिलना लोग हैं। जुलना होता है, बहन भाइयों का आना जाना, वो तो आप
आपको पता चलता वो रहता है, और चलता है। SOPs को फॉलो करते हुए लाइक आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, उसमें वो चीज़ें तो ईद के साथ आई डोंट थिंक सो कि वो ख़त्म हो सकती बिल्कुल हैं। ऐसा यानी ही कह है। सकते हैं कि आपकी जो है वो ज्यादातर किचन में गुजरती है। कह सकते हैं, नहीं मेरा ख्याल है सारी फीमेल्स की किचन में ही लेकिन मेरे ख्याल गुजरती में है। फीमेल्स दो तरह की होती है ना, एक तो वो होती हैं जो कि जिनको होता है कि हम गोश्त थोड़ा संभाले किचन में लगे और कब खाएं पकाएं, और एक वो होती है जिनको होता है कि गोश्त ना थोड़ी सी वो हिचकिचाहट होती है, वो कहती है बस तैयार होना है, मेहंदी लगानी है, जो उनका एक अच्छा, तरह ये जो होता है। तैयारी वाला आंसर है ना, ये दोनों तरह की खवातीन में पाया जाता है। जो किचन में जाती है वो भी तैयार होकर जा रही होती है। लेकिन वो होता है ना कि जब आप गोश्त इतना ज्यादा संभाल रहे होते हैं तो उस तरह से वो फिर एक नहीं आप तैयार हो और पाते व्हाट हैं। आई फील जो ईद का दिन होता है ना, वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक में जिसमें आप सारा गोश्त वाला काम कर लेते हो, फिर उसके बाद आप तैयार श्यार होकर अपनी ईद को भी एंजॉय करते हो। सो वी कैन नॉट से ओनली दिस थिंग कि फीमेल सिर्फ किचन में होती हैं या बिल्कुल गोश्त ऐसा को ही है। हैंडल कर रही होती हैं, वो साथ साथ ईद एंजॉय करती भी है और करवाती भी है। बिल्कुल, मैम ने जो है वो अपना बताया कि वो हाँ। किचन में ही जाती है, कुकिंग वगैरह होती है, और डिफाइन आपने किया कि फीमेल्स किस तरह की होती है। तो आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं? आप कुकिंग करती हैं कि आप वही? नहीं, कुकिंग से तो मैं काफी दूर हूँ अभी। और ये जो गोश्त संभालना वगैरह है, मतलब इतना ज्यादा मेरा उसमें नहीं होता। मेरा बस ना वो जो होती है ना आवाज की खाना बन गया, या कलेजी जो सबसे पहले होती है वो बन गई, कोरमा बन गया, मटन पुलाव बन गया, मेरा उसी पे ये फोकस जो दोनों टाइप्स नवाल ने डिस्कस किए, नवाल उन दोनों में नहीं है। नहीं, नवाज तैयार होने वाली टाइप हाँ, में तैयार होने वाले हो सकता है। नहीं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके जो दस्तरख्वान पे वो ईद के दिन, ईद के रोज होना लाजमी है? सबसे पहले तो कलेजी जो बनती है हाँ, वो तो वो तो मस्ट होती है ना, must और है। आई थिंक सारे फैमिली मेंबर्स बच्चे तक उसका इंतजार कर रहे बिल्कुल। होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट माय ओन फैमिली, उसके बाद ईद के जो स्पेशल पकवान होते हैं, बिरयानी है, निहारी है, मटन पाए पुलाव, है, मटन पुलाव, ये सारी चीजें। और सबसे मजे की बात ये कि ईद के सेकंड डे पे जो बारबेक्यू का सीन बिल्कुल। होता है ना, दैट इज अमेजिंग। बारबेक्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। सर की जानिब चलते हैं। सर, कोरोना वायरस की वजह से ईद थोड़ी सी डिफरेंट तो है ही, लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें बचपन की ईद से, तो कौन सी ईद आपके लिए ज्यादा बेहतर थी? यार बचपन में तो बहुत शौक होता था ईद का, कपड़े नए लाजमी तौर पे बनते थे उस पे, और पैसे मिलते थे। ईदी एक का आना बहुत मिलता था रोज का, वैसे पॉकेट मनी। ये 50s की बात है जब मैं स्कूल में था। तो एक आना मिलता था, ईद के दिन 1 रुपया मिलता था। अच्छा। और वो अगर मामू कहीं आ गए हैं या कोई और अजीज आ गए, वो भी रुपया दे गए हैं, तो उस वक्त तो फिर वो 2 रुपए तो बहुत ज्यादा सारा पैसे। दिन, अगला दिन, उससे अगला दिन खर्च ही नहीं होते थे। सर, वो 2 रुपए आज के जमाने में कितने पैसे हैं? आज के समय लेके 2000 ही समझ लिया। अच्छा। फिर तो इससे बड़ा कम क्या है? एक्साइटिंग दिन होता तो होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें, बाकी तो सारा कुछ घर में भी पड़ा हुआ है, ऐसे फजूल सी चीज़ें कोई बाहर से। तो वो रुपया 2 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी। सारा दिन 2 दिन तक ख़त्म ही नहीं होते थे। तो क्योंकि खाने का जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो घर में ही पता चलता था, घर में ही है वो, बाहर तो ऐसे ही। लेकिन ऐसे कोई चीज़ें जो लोग शौक- ले रहे हैं, शौक में। दूसरे बच्चे खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, तो वो बच्चों को तो शौक होता है बहुत ज़्यादा। अब भी देखें, हमारी मेजॉरिटी तो एक लोअर क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है, तो इतने ज़्यादा वो साइशात, नए नए कपड़े और नई नई चीज़ें। बेशुमार लोग तो ऐसे हैं कि साल में ईद के मौके पर ही बच्चों नए को जो कपड़े कपड़े ऐसे नए भी हैं हैं। वही सारा साल चलने हैं। हमारे ज़माने में जब तक स्टूडेंट था, यानी मैंने 69 में MA किया, उसके बाद स्टूडेंटशिप ख़त्म हुई, तो उस वक्त तक ही समझ लें कि हम लोग कोई कपड़े होते थे, कोई फट गया तो उसको टांका लगाओ, टांका लगाओ। यहाँ दरमियान में भी आम लोग, मेरे वालिद अच्छे खासे चौधरी थे, ठीक ठाक उनका कारोबार था, वाइस प्रेसिडेंट थे एक कस्बे के, छोटे शहर के। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हमारे भी, मेरे वालिद के भी कपड़ों को लगी हुई है, साफ सुथरे कपड़े हैं, लेकिन वो सिलाई थोड़ी सी आगे होगी, फटी हुई है, तो पहनते थे वो। मेरा ख्याल है उस वक्त हम बहुत कम सारे लोग, आम लोगों में ये कम कपड़े के उस ऊपर जमाने में मतलब आज जितना नहीं वसाइल भी किया मेरा जाता, ख्याल, जजमेंटल नहीं थे जितने भी बिल्कुल। वसाइल तब थे, ईद की खुशियों को जिनके ईद ज़्यादा भी था थे, ना। फिर भी मेरा ख्याल है वसाइल कम थे। मेरे वालिद शहर के चौधरी थे, लेकिन साइकिल पे जाते थे, और हमारे कोई कार आई थोड़ी सी, तो वो उसको वो जो हैंडल से चाबी दे के तो स्टार्ट होती, सेल्फ स्टार्टर नहीं होते थे, तो सारे मोहल्ले के बच्चे पीछे लग जाते थे। मेरे वालिद बड़े वैसे रोब वाले आदमी थे, सारा कुछ था। उन्होंने चैम्पियनशिप जीती हुई थी वॉलीबॉल की, ऑल इंडिया दिल्ली चैम्पियनशिप हुई थी 1930 में। वो अपने कॉलेज की वॉलीबॉल टीम के कैप्टन थे, उन्होंने जीती हुई थी।
तो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट ये वो, तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपलिटी के। तो लेकिन वो जो कार में बैठना उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि सारा मोहल्ला पीछे आ रहा है, उनके लिए एक तजुर्बा है, तो वो उनको बड़ी शर्म आती थी। ड्राइवर को कहते थे वो बाहर लेके चलो उस तरफ मोहल्ले के, तो वहाँ मैं पहुँचता हूँ, वहाँ से बैठूँ, यहाँ तो बच्चे ही साथ तो ही आप पीछे वो उतर जाते थे पहले कि भाई मुझे उतार दो यहाँ, तुम्हारे पीछे तो बच्चे मोहल्ले के लग जाने। तो वो फिर इसी वजह से उनको फिर वो पसंद नहीं था कि उसमें मैं बैठूँ और सारी दुनिया को देख रही हो। वो उन्होंने खड़ी कर दी बाहर और फिर बेच ही दी। उन्होंने कहा यार छोड़ो ये क्या है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बचपन की ईद या बचपन बहुत अच्छा था। मैं कहता हूँ उस वक्त वसाइल, मेरा ये मिसाल देने से मतलब वसाइल कम थे, थोड़ी सी ये गाड़ी भी बड़ी एक चीज़ थी लोगों के लिए। तो उसके ये कपड़े जो थे आम लोग हमारे, मैंने बताया कि मेरे वालिद में हम भी जो पढ़ते थे MA तक करने तक, ये सिलाई वगैरह आम यहाँ फट गया तो हो जाती थी, सिली हुई टांका लगी हुई, टाकी लगी हुई, आम लोग पहनते थे, कोई उसमें कोई किसी को अजीब नहीं लगता। तो अब तो ज्यादा हो गए हैं लिबास तो भी ज्यादा ईद का मकसद ही उन्होंने समझा है कि तो, लेकिन फिर भी लोअर क्लासेस को देखे ना, जिन्होंने एक ही बार बढ़ा के देना है और फिर कहना है बेटा ये सोते वक्त कमीज उतार के रख दो, लेटोगे ऐसे ऐसे करोगे तो जल्दी फटेगी। मुझे याद है कि एक जब मेरा भाई मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, उसके साथ एक गांव से लड़का आया मुख्तार, उसके साथ मिलकर तैयारी करता था, हमारे गाड़ी ठहरा, तो वो रात को ना उतार के कमीज रख देता था। सर्दियों का मौसम, हमने कहा ना, कहते नहीं ये फट जाती है, घिस जाएगी, जल्दी फट जाएगी। गरीब था तो वो कोई रात 10-15 दिन खाना वाना हम देते थे और सोता था वो, लेकिन वो ना कमीज हमेशा एक ही कमीज थी उसकी। तो वो ज़माना था कि उस वक्त, और अब भी गरीबों के ऐसे होंगे, अब हमारे हालात अगर बेहतर हैं तो हो सकता है हमें उनका ख्याल ना हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम खुद उस तरह के हालात से ही गुजर के आए हैं। और वो हमारे आज भी बेशुमार ऐसे गरीब लोग हैं जो ईद के ऊपर जो कपड़े बना के देते हैं बच्चे, उसके इंतज़ार में रहते हैं। ये पहले क्यों इतना रश होता है शॉपिंग का, और गरीब लोग भी उसी तरह होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक बार ही कपड़े लेने हैं ना अपने या बच्चों के ईद के लिए, वही बनाए वही सारा साल चलने, फिर अगली ईद पे नए बनाने। तो वो हम ख्याल करें कि ये जो सूरत हाल है वो तो अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार बना के देने। तो वो कहा जाता है ना कि ख्याल रखें इर्द गिर्द के लोगों का, जिन्होंने नहीं जिनके पास कपड़े, उनके बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े बना देंगे तो पता नहीं कितना आपको अजर होगा उसका। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात की कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो है ख्याल करें, और ईद उल अज़हा का मकसद ही यही है कि इसारो कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर हो। तो ना सिर्फ गोश्त, अगर आप इस्तात रखते हैं तो अपने इर्द गिर्द वालों का जरूर ख्याल करें, उनमें भी कपड़े वगैरह। या मेरे ख्याल में कि मुझे लगता है कि जो बचपन की ईद होती है ना, उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, तब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, तब ईद की जो ईदी मिली हैं उसकी इतनी खुशी होती थी। और जो बड़ी ईद पे स्पेसिफिकली होता था कि जानवर पहले आ जाना है, उससे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जानी है, और फिर उससे खेलना है, फिर जिस दिन कुर्बानी होनी है उस दिन गोश्त नहीं खाया जाना है। कि अभी सर बात कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि जब हम लोग छोटे होते थे वो ईद की फेस्टिविटीज़ 3-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती थी कि जब कुर्बानी का जानवर आ गया है, आप उसके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। एंड आई डू रिमेंबर हमारे घर जब भी कुर्बानी के जानवर आते थे, हम सारे क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते रहे हैं, तो हम कुर्बानी के जानवर के नाम रखते थे, और फिर हमारे कजन में एक ड्रॉ होता था कि किसका नेम रखा जाएगा, और फिर जिसका नेम सिलेक्ट होता था बड़ी जैसे कहते हैं ना अचीवमेंट वाली फीलिंग आती थी उसमें। एंड देन उसके बाद रात को अपना अपना कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा ही सर। और फिर रात को सोने से पहले पेरेंट्स से पूछ रहे थे तो उसको ठंड तो नहीं लगेगी, उसके लिए हो जाती थी। और हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग इस तरह की कर रहे होते थे कि हमें अपने साथ साथ जो है जानवरों का भी उतना ही ख्याल करना चाहिए। वो चीज़ें अगर हम बात करें ना बचपन की ईदें और अब की ईदें, तो बचपन की ईदें वाकई बचपन की ईदें होती है, यादें बचपन की यादें। बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन आपसे करने लगा था कि मैम अगर आप अपना कोई बचपन का वाकया सुनाएं, कोई जो आपको अब तक याद हो। बचपन के इतने सारे वाक़यात, और स्पेशली इस ईद से रेलेवेंट तो बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड अप होती हैं। आई डू रिमेंबर एक दफ़ा इसी तरह ईद से पहले जो ईद कुर्बानी से एक रात पहले बारिश हो रही थी।
अब जब बारिश हो रही थी, जिस जगह पे जिस शेल्टर में हम लोग बांधते हैं कुर्बानी के जानवरों को, उनको वहाँ पे बांध दिया। उसमें से एक बकरा ना जरा नॉटी किस्म का बकरा था और वो बार बार गाय के पास जा जाके उसको तंग कर रहा था। ऑल्दो इतनी उनको स्पेस प्रॉपर रखते हुए भी की हुई थी, लेकिन उस बकरे को ना गाय ने टांग मार दी। हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं वो बकरा उस टाइम पे हमारा वो नॉटी वाला बच्चा था। अच्छा। तो उसके बाद हम सारे कजन्स और बड़े सारे एक बार तो बिल्कुल पैनिक कर गए, और फिर बारिश वाली सिचुएशन, आई डोंट नो कि उसको कोई हर्ट ना हो गया हो, जैसे कोई ऑर्गन उसका डिस्टर्ब ना हो गया, तो उन सारी चीज़ों में वो रात हमने खूब पैनिक वाली गुजारी। लेकिन सुबह जब उसको वेटनरी डॉक्टर को चेक करवाया था, ही वाज परफेक्टली फाइन। तो इसीलिए उससे पहले कितनी टेंशन हुई होगी ना कि सुबह ईद है और हाँ, पता लेकिन नहीं ये क्या उसकी टांग वगैरह टूट गया तो वो कुर्बानी होती कुर्बानी नहीं। जायज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। सही उससे है। ज्यादा ये हो रहा था कि उसको तकलीफ ना हो रही हो। हाँ। हम सारे छोटे थे, वो बच्चों में जिस तरह दूसरे की तकलीफ को कहीं वो observe बकरा करने आपका वाला- तो नहीं था? नहीं, मेरा नहीं था। अच्छा सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि ईद की तो अपने बातें बहुत कर ली, लेकिन साथ साथ क्योंकि पेंडेमिक है और जो ये ऑनलाइन क्लासेस का इतना मसला चला है, तो आपने जो है उससे क्या आपकी फील है? आपको ऑनलाइन ज़्यादा मतलब कि आसानी लगी या फिर जो है वो ऑनलाइन तो ज़रा भी नहीं ना, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल। सामने नहीं। अक्सर महसूस होता था कि एक दो लोग मौजूद हैं, उसके बाद वो अपना गैजेट ऑन करके चले गए, चले गए। और मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताएं, मेरी आदत है कि दरमियान में पूछना ज़रूर होता है कि इससे क्या मुराद लेते हैं आपको, ये इसका मालूम है ये क्या चीज़ है। तो कोई ना कोई अगर टर्म आ गई ऐसी तो उसके मतलब उनको भी अलाइव रखने के लिए पूछता रहता हूँ। लेकिन वो एक लड़कियां ज़्यादा थी, एक दो लड़कियां वो बोलती रहती थी थ्रू आउट 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास में, और बाकी गालिबन गायब होते थे। यानी आपके हवाले से जो क्लासेस मुझे पता ही नहीं है कि हैं या नहीं है। वैसे भी वो तो होता है एक दो ही वही लड़की वही लड़का दो है, तो बार-बार वही जवाब दे रहे हैं जो भी मैं दूसरों से पूछता था, नाम लेके कोई नहीं बोलता था। वो तो होते नहीं फिर होंगे ऐसे में पढ़ाने में क्या, जब पता ही नहीं कि हैं कि नहीं है, मैं दीवार से ही मुखातब हूँ या किसी से। अच्छा, एज ए तो स्टूडेंट अगर ये- मैं बताऊं तो मेरे लिए भी क्लास बड़ी इजी थी, ऑनलाइन मुझे कुछ भी समझ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे ज्यादा आसानी है वो ये हुई कि हमारा वक्त है वो बहुत ज्यादा बच गया। पहले हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर वो क्लास सही होती है, है। ये बिल्कुल लेकिन हमारा वक्त बहुत ज्यादा बच ये गया, दिन में बचता है, काम ज्यादा करने फायदे भी पड़ते हैं उसके, फायदे फायदे भी भी थे। बिल्कुल। टाइम बच गया, लेकिन एक चीज ये थी कि जो आपको लेक्चर रेडी करने पड़ते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, वो इस किस्म के होने चाहिए कि स्टूडेंट्स को आप एंगेज कर Engage सकें। कर सकें। आप एंगेजिंग Slide- लेक्चर slide- रखोगे, हाँ। सिर्फ स्लाइड्स की बेसिस पे चलते रहो, डिस्कशन बेस्ड जितने भी टॉपिक्स है ना उनको पढ़ाने का वाकई मजा स्पेशली है। रिसर्च। स्पेशली एग्जैक्टली लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करनी में जो टेक्निकल किस्म के कोर्सेज थे जिनमें सॉफ्टवेयर्स बच्चों को सिखाने थे, Stats। दे वर बिट डिफिकल्ट कि उनको किस तरह वो से हैंडल किया जाए। difficult। लेकिन जितने एंगेजिंग लेक्चर थे, आई रियली एंजॉयड देम। वो ये था जो स्टैट्स है या जो प्रैक्टिकल थोड़े सा आप कह लें, फिल्म एंड थिएटर, उनका तो लॉस वीसीडी, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, जो मेरा अपना सब्जेक्ट था। इंटेंसिव का हमारा था, ये रेडियो और टेलीविजन का, और वो हमने फिर उस तरह ऑनलाइन ही किया उसको कवर। लेकिन ये है कि आसानियां भी थी, मुश्किलात भी थी, एक एक्सपीरियंस था। और मेरे ख्याल मुझे लगता है जैसे जो अगला आने वाला टाइम है ना वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। थोड़ा ये महसूस हुआ कि मसलन महीने में 5-10 लेक्चर्स जो कम से कम आके उनके साथ सामने बैठ के यहाँ होने चाहिए, बाकी बेशक सारे ऑनलाइन Online हो हो जाए, जाए। लेकिन सही बाकी रहे। वो जो फेस टू कुछ फेस आधे हो जाए कोई दिन priceless है, यहाँ बिल्कुल। आके बाकायदा, बाकी घर में ऑनलाइन हो जाए आधे। लेकिन वो भी बड़ा जरूरी है, इंटरेक्शन जो है उनका सामने होना। बिल्कुल, हमने अपने टीचर से जो है वो कुर्बानी के हवाले से ईद के बारे में बात की, और जो हमारा एक्सपीरियंस गुजर चुके हैं हमारे साथ, हमारे टीचर्स का भी Online एक्सपीरियंस था, classes फर्स्ट का। एक्सपीरियंस था, उसके बारे में जाना। लेकिन बात करने तो बहुत मजा आया, डिस्कशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। तो सेगमेंट के लास्ट में मैम कोई आप एक मैसेज जो व्यूअर्स को देना चाहें? सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वालों का भी ख्याल रखें, SOPs पे अमल करें, और ताकि जो एक वबा जिससे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जिससे निपट रहे हैं, इससे छुटकारा पाया जा सके। स्टे सेफ, स्टे होम। Stay home। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में सर आप भी हमें एक छोटा सा मैसेज अपने व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? ईद के मौके पे कोरोना है, लेकिन क्योंकि ईद तो भी है ही, मनानी है, ईद तो तो इस हवाले से आपका क्या नहीं, मैसेज है? ईद तो मना रहे हैं, लेकिन ईद का वो जो असल तस्वुर है कि हम नेकी और पारसाई, एसार और कुर्बानी अल्लाह की इताअत करें और उस पर खुशी मनाएं। उसकी खुशी हमारी मोमेंट की, मुसलमान की, इससे बढ़ के और कोई नहीं है कि मैं पूरा उतरा हूँ अपने इम्तिहान में, आजमाइश में, जो बिल्कुल। हुक्म है उसको मैं बजा लाया हूँ हर हालत में। तो दूसरे यही जो कहा गया कि दूसरों का, इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश भी हैं बिल्कुल ऐसा ही और है। ज़रूरतमंद भी हैं। तो इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे ना घर घर से मांगते हैं गोश्त, जो गरीब लोग हैं,
उसको गालबन वो खुश्क कर लेते हैं या अचार बना लेते हैं, फिर खाते रहते हैं, वो प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करते हैं अपनी। काफ़ी इस बार मुझे कम नज़र आए, पता नहीं ये क्या वजह, कि वो जो गठरियाँ उठाए हुए घर घर से थोड़ा थोड़ा भी दे दें, चंद बोटियाँ दे दें, गोश्त दे दें, तो वो इस बार उसका रुझान कम था। हो सकता है कि या वहाँ नहीं आने दिया, वो चौकीदार वाला जो होते हैं गेट अच्छा, इस दफा वो रौनक भी इतनी नजर नहीं आई जो बाजारों में जो जानवर होते थे, और जो वो उस तरह का मुझे इतना नहीं लगा। तो और जो लेके बच्चे फिर रहे होते थे ना, लोगों के घरों में तो आवाजें आई हैं, घरों में रखे हुए, लेकिन बच्चे फिरते हुए नजर नहीं आए लेके। बिल्कुल हमारे टीचर्स के साथ डिस्कशन चल रही थी और उसको पर्सनली तौर पे मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं चाहता हूँ कि उस डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू रखें, लेकिन मजबूरी है, वक्त बहुत कम है। तो एक दफा मैम आपका थैंक यू, और सर आपका थैंक यू, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। हाँ, और हमारी तरफ से, हमारी यूसीपी टीम की तरफ से आप दोनों को एक दफा फिर ईद मुबारक। यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक यूसीपी टीवी में ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। यहाँ पर हमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमारे टीचर्स हैं, मुझसे डिफरेंट बातें पूछ रहे हैं। तो क्यों इब्राहिम, आप इस बारे में क्या कहेंगे, कैसे गुजरी है? मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया। जो फर्स्ट सेगमेंट था हमारा वो टीचर्स के साथ था, और जहाँ तक सेकंड सेगमेंट की बात है वो भी हम अपने टीचर्स के साथ ही जो है गुजारेंगे। क्योंकि बड़ा ऑनरेबल होता है ना ये टीचर्स से बात करना। मजा आता है टीचर्स की रूटीन जान के, टीचर्स की मसरूफियात जान के कि ईद के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात हैं, और जो पीछे एक्सपीरियंसेस हैं उनके किस तरह गुजरे ईद के हवाले से। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हम अपने जो फर्स्ट गेस्ट हैं उनको दावत देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं FMCS के एसोसिएट प्रोफेसर, जिनका मीडिया इंडस्ट्री से काफी अरसे से लिंक्ड अप भी हैं वो। तो यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर फवाद बेग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपने जो अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का, क्योंकि आज ईद का दूसरा रोज है, तो आपने वक्त में से निकाल के आप यहाँ पे आए हैं। ईद की मसरूफियात से टाइम निकालना वाकई बहुत मुश्किल होता है, फैमिली के साथ। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कि आप लोगों ने टीचर्स को याद रखा ईद वाले दिन, और अपनी जो हम लोगों की डेफिनेटली जो ईद है वो काफ़ी मसरूफ़ गुजरती है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो अब सूरत हाल ये है कि थोड़ी सी सोशल गैदरिंग जो है उसको थोड़ा सा लिमिट किया गया। तो करना भी चाहिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस चीज़ को जितना काफ़ी तेज़ी से उसका जो ग्राफ नीचे आया है और उसको हम इसी तरह मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा सोशल गैदरिंग को अपना कंट्रोल प्रिकॉशंस जो है वो अपनाएं तो हम इसको बिल्कुल जहां कम हो उसको खत्म भी कर सकते हैं। हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब चलते हैं। तो जो दूसरी गेस्ट हैं वो भी हमारी टीचर हैं, FMCS का एक हिस्सा है, और उनका जो पैशन है वो रिसर्च है, और बहुत से स्टूडेंट की फेवरेट टीचर है। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैम तबीना को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, नवाल की तरफ से और यूसीपी टीम की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक। मैम अगर ईद की बात करें तो कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद अच्छी गुजरी है, मुख्तलिफ है पहली ईदों से, लेकिन मेरे ख्याल में ईद के साथ फेस्टिविटी एक एसोसिएटेड है, तो वो किसी भी किस्म की सिचुएशन हो उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा भी वो है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया दावत देने का और बुलाने का। और जैसे हमारी घर पे एक फैमिली है, तो मुझे लगता है कि FMCS भी एक फैमिली है, और उस लिहाज से जो है वो कुछ वक्त का हमारे हिस्सा आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि FMCS भी एक फैमिली ही है। आपका भी थैंक यू कि आपने हमारे इनविटेशन को जो एक्सेप्ट किया है,
और सर आपको भी थैंक यू। और सर जो सारी सिचुएशन है इस वक्त, अगर हम कोरोना की सूरत हाल देखें तो जिस तरह बात हुई कि बिल्कुल ड्राफ्ट कम आया, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो SOPs को अपनाना है, कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस को अपनाना है। तो इस ईद को बाकी ईद से किस तरह डिफरेंट देखते हैं आप? देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसने डेफिनेटली हर चीज़ को जब अफेक्ट किया है, तो जो हमारी ईद की जो गैदरिंग है इसको भी उसने अफेक्ट किया है। लेकिन ये चूंकि एक मुख्तसर सा टाइम है जो कि मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से हमें इसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ गुजार लेना चाहिए, इससे आगे चल के हम लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ईद तो बहरहाल जिस तरह भी मैडम ने भी बात की, तो खुशियाँ तो हैं वो तो हमने मनानी ही मनानी है और हम लोग घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना ही है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना लाजमी है, क्योंकि अब ये ईद नॉर्मल ईद नहीं है, कोरोना है और हम ये भूल नहीं सकते कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं पहले दिन की? हमारा ये है कि मेरा ताल्लुक चूँकि अटक शहर से, और अगर आप नक्शे पे नज़र डालें तो अटक जो है वो पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे, अटक पुल को अगर हम क्रॉस करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। तो जो हमारा जो घर वाले हैं, हम तो यहीं रह रहे हैं, पिछले 21 साल से लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन बाकी जो ख़ानदान के लोग हैं वो अटक में होते हैं। तो जो पहला दिन होता है उसमें हमारे जो एक्टिविटी होती है कि वो हम लोगों ने डेफिनेटली अपने जो ख़ानदान के लोग हैं उनसे फ़ोन पे बात करते हुए गुजर जाता है और काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड होता है। तो ये एक हर दफ़ा ईद पे ये एक्टिविटी तो लाजमी होती है। बिल्कुल, ईद का मौका तो खुशियां तो बांटनी ही है। एग्जैक्टली, सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो आपका जो है वो ईद का दिन जो पहला दिन है, क्योंकि जैसा कि आज हम दूसरे दिन पे यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आज का दिन तो आपका हमारे साथ ही गुजर रहा है, तो जो आपका पहला दिन है उसकी में आपका जैसे सर से पूछा, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अच्छा, ये वाली जो ईद होती है मुझे लगता है वो उस पर मिलने जुलने से ज़्यादा ही जिम्मेदारी वाली ईद है, क्योंकि काम बहुत होते हैं घर पे, ख़ास तौर पे जैसे क्योंकि कुर्बानी होती है, फिर गोश्त आना होता है, फिर उसको संभालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी फीमेल्स पे। तो जैसे मेल्स पे जो होती है वो कुर्बानी कसाई उनका सारा जिम्मेदारी होती है, तो जो फीमेल्स हैं उन पे गोश्त पे संभालना, साफ करना, बनाना उसको, वो इसके बाद मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, आप क्या करती हैं? मैंने पहले बता दी कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं करती, और मैम से भी यही पूछने लगी थी कि उनका जो शुमार है किस कैटेगरी में होता है। कि लास्ट जो सेगमेंट था उसमें मैम मुनीबा हमारे साथ थी और नवाल ने बड़े आराम से ना कैटेगराइज किया कि कुछ फीमेल जो होती हैं वो गोश्त को संभालती हैं, कुछ कुकिंग करती हैं और कुछ सिर्फ तैयार करती हैं, और नवाल इस कैटेगरी में फॉल करती है कि वो सिर्फ सजती हैं। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं? मेरा ख्याल में लिटिल बिट ऑफ बोथ, कुकिंग के अलावा, क्योंकि वो ईद के दिन थोड़ा सा वैसे भी ना हो रहा होता है, क्योंकि फ्रेश जो गोश्त होता है उसकी स्मेल भी होती है, वो खून वगैरह देख के ना तबीयत भी कुछ होता है खराब। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरा शुमार घर के उन अफराद में से होता है जो कुर्बानी का जो पहला दिन होता है उसमें कोशिश उनकी होती है कि वो ज़रा अलग थलग और किचन से दूर हो। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ऑब्वियसली जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो फिर जिम्मेदारी आती है और उससे आप ये नहीं कह सकते कि मैं जाके बैठ रहा हूँ मुझे स्मेल आ रही है, तो फिर गोश्त के जो पैकेट बनते हैं उन पे नाम लिखना, मार्कर से प्लेट्स बनना और वो सारा देना, और मेरे ख्याल से कि इन्हीं चीजों को एंजॉय किया जाता है ईद उल अज़हा पे। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी यही है और इसका मकसद भी यही है। तो क्योंकि अब ईद की बात है तो पकवान की बात, वही मैंने कहा कैसे नहीं हो सकती। तो सर ऐसी कौन सी जो है वो ऐसी डिश है जो आपको लगता है कि ईद के जो पहला दिन है या दूसरा दिन है वो आपके दस्तरखान पे होना लाजमी है, उसके बगैर आप कहते हैं कि ईद का मजा नहीं आया? असल में मेरी तो ये आदत रही है कि मैं कभी भी घर में ये नहीं कहता कि मेरी पसंद की कोई इस तरह से चीज़ स्पेशल इस पे पकाई जाए। अमूमी तौर पे इस दिन अम्मी ही जो हैं वो डिसाइड करती हैं, जो वालदा हैं वही डिसाइड करती हैं। तो जो वो पकाती हैं वो अमूमी तौर पे मेरी कभी कभी तारीफ भी करती हैं खानदान में कि जो चीज़ पकाती हूँ ये कभी भी ना नहीं करता, खा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जो मर्द हजरात होते हैं ना घर में उनका यही होता है फोकस कि बस वो आवाज दें कि कलेजी आ जाए, कोरमा आ जाए, मटन पुलाव आ जाए, बीफ पुलाव आ जाए, और बस जो खवातीन के नवाल के साथ क्या होते हैं वो गर्मी में किचन में बस बेचारियां लगी रहती हैं। तो मेरे ख्याल में जो अमूमन मर्द हजरात है उनका फोकस बस खाने पे होता है इस ईद पे। तो सही है, सिर्फ अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जो लेडीज हैं वही कुकिंग करती हैं, लेकिन ईद उल अज़हा पे जो है ना काफी हद तक ना मर्द भी कुकिंग करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो आप कुछ कुक करते हैं कि बस इस मामले में जो आप मेरे ख्याल में बारबेक्यू और इस किस्म की तरफ बात करें तो इस मामले में मेरे जो छोटा भाई है वो काफ़ी एक्टिव है, तो मैं उसको ज़रा सपोर्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं खुद कुकिंग उस तरह से ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, ईद पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ना हम गोश्त खाने वाले नहीं है, हमें ना इस ईद पे भी चिकन दे दो या सब्जियां मैं हाथ खड़ा कर सकती हूँ मुझे लग रहा है क्योंकि वो ये ना कि
मेरा अपना ये होता है कि जो बिल्कुल अगर फ्रेश अच्छा बना हुआ मटन भी है, बीफ भी है, उसमें स्मेल ना हो और वो जो फैट्स होती है वो ना हो, तो वो खाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि चिकन खाना या सब्जी खानी है कि ये जानवर बिल्कुल मेरा अपना था और मेरे सामने ही ज़रा हुआ, तो इसको मैं किस तरह खा सकता हूं? मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल है हमारा घर पे ये होता है कि बार्गेन होता है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी गोश्त का बनना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि एक चिकन की डिश कम से कम बने ताकि कुछ खाने ईद वाले दिन भी, ताकि कम से कम गुजारा हो जाए, क्योंकि चिकन के बगैर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है गुजारा। सर आप तो नहीं इस कैटेगरी में फॉल करते कि ईद के दिन में चिकन ही? नहीं, जिस तरह अभी मैडम बात कर रही हैं वो बिल्कुल इस तरह एक आधा बंदा आपके घर में होता है। जिस तरह मेरी वाइफ है उनके वो गोश्त नहीं खाती, तो वो सम टाइम ये है कि उन्हें कोई ना कोई एक आधा चीज और बनानी पड़ जाती है, तो वो गोश्त उस तरह से नहीं है, तो ये मैं एग्री करूंगा बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो इस ईद पे क्योंकि ईदी का इतना कंसेप्ट नहीं है, छोटी ईद का होता है कि ईदी दिन चाहिए, तो आप जो है वो क्योंकि अब आप ईदी देते हैं तो आप क्या लाइक इस ईद पे देते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल मैं ईदी देता हूँ, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मुझे ईदी नहीं मिलती होगी? मैं सबसे पूछते रही थी कि आप देने वालों में से हैं या लेने वालों में से हैं? बिल्कुल मुझे मिलती भी है और वाले साहब भी देते हैं और अभी तक देते हैं, और एक एक्टिविटी बनी हुई है घर में, और मैं भी ईदी देता हूँ अपने जो भाग्य भतीजे। कर सकते हैं जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस हवाले से जरूर बात करेंगे। बिल्कुल मैम, ये एक बड़ी सिचुएशन थी कि कोरोना वायरस का पूरा गलबा था ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि पूरी दुनिया पे, तो एक बड़ी सिचुएशन जो थी वो मुश्किल थी, लेकिन इस हिसाब से जो था यूसीपी ने बड़ा वो एक सिस्टम लेके आए ऑनलाइन क्लासेस का। सिर्फ यूसीपी नहीं लेकिन यूसीपी ने इसका इनिशिएटिव ज़रूर लिया। तो कैसा एक्सपीरियंस गुजरा आपका, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था और टीचर्स का भी? टेक्नोलॉजी तो थी वो इतनी आप कह लें कि इतने वो नहीं थे, फर्स्ट टाइम काफी जो लोग थे उसको यूज कर रहे थे। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली टीचर्स मेरे ख्याल में मोस्टली इतने होते नहीं है, क्योंकि उनका बस इतना काम होता नहीं है, या बच्चे क्योंकि एक जनरेशन आगे होते हैं उनका ज्यादा होता है, तो वो बीच में से नहीं करेंगे। आज नवाल को मौका मिला मैं गौर कर रही हूँ कि वो सीट्स आज डिफरेंट है, तो नवाल के लिए जो मेरे दिल में है वो मैं बोल दूँ। नहीं, आई डोंट माइंड एट ऑल। मेरे ख्याल में यू आर करेक्ट इन मतलब पार्टली यू करेक्ट कि जो आपकी जनरेशन है आप लोग बहुत ज़्यादा टेक सैवी हो, आप लोग जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हो। मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन बहुत पुरानी नहीं है आपसे, तो हम भी कर लेते हैं। सो जैसे हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी पहले, और तकरीबन वो कुछ घंटे की ट्रेनिंग थी, और हमने यहीं पे ट्रायल एंड एरर से सीखा, और नेक्स्ट डे वी वर एबल टू लाइक कंडक्ट अ क्लास। उसके बाद मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी समथिंग के जो ज़्यादातर ट्रायल एंड एरर से ही आपको बिल्कुल ऐसे ही सीखते हैं। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही था। बहुत सारे बच्चे थे, आपको खुद भी पता होगा, आपके क्लास फेलोज होंगे जो फार ऑफ एरियाज से थे, जिनको उस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो उनके लिए भी मुश्किल था टू ग्रास्प एवरीथिंग। अच्छा, शुरू में जो था वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और जैसे मुझे बाकी टीचर्स का तो नहीं पता, बट मैं क्लासरूम आई नीड टू सी माई स्टूडेंट्स, और आई हैव दिस हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट ड्यूरिंग क्लासेस। मतलब मैं एक जगह डाइस के पीछे खड़े होकर तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती ना, सजा है मेरे लिए वो। तो एक चेयर पे बैठ के माइक के साथ पढ़ाना, जहाँ पे आई वाज अनेबल टू सी माय स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता था कि मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ और पता भी नहीं होता था कर क्या रहे हैं पीछे। ऑब्वियसली अक्सर माइक म्यूट होता था और बच्चे जो नहीं पता चलता। हाँ जी, तो वो डिफरेंट तो जाहिर था, और इट्स नथिंग लाइक द क्लासरूम एक्सपीरियंस, आई वुड एग्री टू दैट। लेकिन एक जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हमने इस पेंडेमिक की वजह से एक्सप्लोर कर लिया, जिसको शायद पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपने ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस किस्म का कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है। जैसे आप देखें वेबिनार्स इतने सारे हो रहे हैं, आप कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अक्सर आप लोगों को रिसोर्स पर्सन्स को बुला नहीं सकते, पर बच्चों के लिए आपके पास एक ये अब वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट, तो इट्स अ कंफर्ट जोन नाउ कि अगर हमारी क्लासेस शुरू भी हो जाती हैं, अब हमें वेबिनार्स करने पड़ते हैं, तो वी कैन अरेंज दैट। अब वो ये नहीं होगा कि हम कहें कि नहीं वेबिनार वो तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो मेरे ख्याल में हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इट्स हाउ यू सी इट। और मेरे ख्याल में कि यूसीपी का इसमें बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने क्रेडिट जाता है इस चीज का कि राइट आफ्टर आप कह लें कि जो मंडे था 16 मार्च था, और उसी दिन से हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई थी, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कर लिया था। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन क्लासेस का? बिल्कुल ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन ये चीज़ जो ई लर्निंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये मेरे लिए उस तरह से नई नहीं है, क्योंकि जो मेरी पहली डॉक्टरेट थी 2012 में मैंने जो पहली डॉक्टरेट की थी, तो वो ई लर्निंग से रिलेटेड थी, और उस वक्त जो है वो मैंने एक सिस्टम भी ऑनलाइन डेवलप किया था। तो उस वक्त कोई ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से क्या कहते हैं कि
जैसे हम फासलाती एजुकेशन कहते हैं, फासलाती तालीम कहते हैं, तो वो ख़त ख़ताबत के ज़रिए से ये एक पुराना मैकेनिज्म ज़रूर चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन उस तरह से ज़्यादा नहीं होता था। तो उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैं एक चीज़ सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में तो ये इस तरह से इसका रवाज ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि 2020 में मुझे खुद ये चीज़ ये करना पड़ेगा। और लेकिन भारत जिस तरह भी तबिंदा साहिबा ने भी ये बताया कि एक अल्टरनेट आपके लिए पैदा हो गया और आपके पास एक ऑप्शन आ गई है डिस्टेंस लर्निंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बड़े शहरों में नहीं आ सकते, लेट्स सपोज, तो अब लोगों को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ यकीनन सोच भी रही होंगी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कि कोई ऐसे कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं उनके लिए भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि टेक्नोलॉजी का वैसे देखें फ़ायदा तो है ही, अगर ऑनलाइन क्लासेस यूसीपी ना करवाता तो आप हमारा सेमेस्टर वेस्ट होता, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़रूर हो सकता है। जहाँ मैंने बात की और तुमने भी बात की कि फ़ायदा हमें उठाना चाहिए था और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट से तो सबने फ़ायदा उठाया। जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट से फ़ायदा उठाया, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट से तो बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। स्टूडेंट्स ने भी बहुत फायदा उठाया। देखिए, घर से क्लासेस लेने का सबसे पहले तो है कि कंफर्ट तो है और आपका टाइम बच गया, कंफर्ट है, आपका टाइम बचता है। जैसे बहुत सारे लोग अगर दूर रहते हैं यूनिवर्सिटी से, तो एक ट्रैवलिंग मुझे लगता है इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, वो आपको बहुत थका देती है। जैसे बहुत सारे बच्चे सुबह 8 बजे जब आपकी क्लास है तो उन्होंने घर से 6:30 बजे, कुछ बच्चे जैसे मुझे आई रिमेंबर कि कहते थे कि हम शेखुपुरा से आते हैं तो मैम हम इतने बजे उठे और इतने बजे निकले, तो वो जाहिर है उनके लिए 5 मिनट पहले क्लास से उन्होंने उठना है और उसके बाद प्रेजेंट उन्हें बोलनी है और टीचर्स देख भी नहीं सकते। और मेरे तो मैं जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं कभी सोची थी वो हंसते भी बहुत होंगे, क्योंकि आई हैव अ लिटिल कंट्रोलिंग नेचर ऑल्सो। मतलब अगर बच्चा जरा इधर उधर देख रहा हो तो मैं क्लास में मैं मतलब डांट डपट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये था कि आप नहीं कर सकते, तो बच्चे बड़े। मैंने आपसे पढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन एक आप इन्विजिलेटर थी तो इस सर आपके साथ कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, कोई फनी वाकया हो जाए या जिसपे आपको गुस्सा आया हो कि क्या चल रहा है भाई ऑनलाइन क्लासेस में? शुरू में ऐसा हुआ था कि मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि कुछ बच्चों के पास राइट होता था कि वो दूसरे बच्चों का माइक म्यूट कर रिमूव भी कर सकते थे, रिमूव भी कर सकते हैं। तो पहली जब क्लास में 1-2 इस तरह से हुआ तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सर मुझे रिमूव कर देगा। मैंने कहा मैंने तो आपको रिमूव किया नहीं है, वो लिखा है तो फिर मुझे किसी ने बताया कि उसको एक ऑप्शन होती है मेक अटेंडी की, तो उसको उस तरह से बना दें तो उसके पास वो नहीं कर सकते। तो इस किस्म की चीजें शुरू में हुई थी, लेकिन बाद में ये चीजें नहीं। यहाँ तक कि बच्चों ने इतना फायदा उठाया कि उन्होंने टीचर्स को भी म्यूट किया है और उन्होंने 1 मिनट में कम से कम 10 दफा एक स्टूडेंट को उस कन्वर्सेशन से बाहर भी निकाला। और कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे और जब उनको बाहर निकाला जाता था तो 2-3 दफा उनको रिमूव होने के बाद उनका जो रिएक्शन होता था वो भी काफी देखने वाला होता था, और जिसमें वो आग बगोला होते थे, पता चलता था कि वो कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितना इंटरेक्टिव सेशन है टाइम पे वो रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत से क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, ईद के हवाले से, क्योंकि जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन बात वही है कि हमारे पास फिर बिल्कुल टाइम कम है और जो हमारे गेस्ट हैं और जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो कुछ ज्यादा हैं, लेकिन कोई नहीं, ये चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम ईद की फेस्टिविटी को एंजॉय करते रहेंगे। यहाँ पे हमें अपने टीचर से कोई मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए ईद के हवाले से ईद के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ये ईद है वो कुर्बानी की है, हमें ईसार का जज्बा सिखाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दौर में, ख़ासतौर पे आजकल के दौर में जब इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हर बंदा अपनी फ़िक्र करता है, तो इस ईद से सबक लेते हुए हमें दूसरों के बारे में सोचना है। बस ईद नाम इस चीज का बिल्कुल मैं आपने काफी अच्छे तरीके से इसको बताया कि इंडिविजुअलिज्म है तो वहाँ पे कलेक्टिविज्म भी होना चाहिए, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो सर अब हम आपसे पूछते हैं कि इस ईद पे, कोरोना ईद है जैसी भी है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो तमाम सामीन को, नाजरीन को जो है वो ईद मुबारक। और दूसरी यही बात कि जिस तरह भी आपने कहा कि कोरोना के दिनों के अंदर हम ईद ये मना रहे हैं, तो बिल्कुल ईद मनाएं, सब मनाएं और ये खुशी का मौका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात करें। और इसमें ये बिल्कुल जो हुकूमत ने भी कहा है कि इन दिनों में थोड़ी सी जो पाबंदियां भी लगाई गई हैं कुछ शॉपिंग के हवाले से, और इसको जो है बिल्कुल इसके ऊपर गुस्से का इजहार ना करें बल्कि कोऑपरेट करें, क्योंकि ये आप ही के लिए अपना ख्याल रखेंगे और आप ही के फ़ायदे के लिए। और दूसरा ये बिल्कुल मैं ताबीना साहबा ने जिस तरह कहा कि दूसरे लोगों का ख्याल रखें, सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं या बाकी अपनी चीज़ों को जब फेस्टिविटी करते हैं तो गरीबों को जो है वो मत भूलें और उनका भी ख्याल रखें। बिल्कुल, ईद उल अज़हा जो है वो इज़हार कुर्बानी का ही नाम है, और जो अपने लिए पसंद कर रहे हैं
और दूसरों के लिए पसंद करें, ईद नाम ही इसी चीज़ का है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने टीचर्स का कि मैम थैंक यू, सर थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से और यूसीपी टीवी की तरफ से यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा यूसीपी टीवी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यूसीपी टीवी की ईद स्पेशल ट्रांसफर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, और हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। हमारे साथ जो पहले 2 सेगमेंट्स में मौजूद थे वो FMCS के टीचर थे, और जो अब हमें ज्वाइन किया उन्होंने वो डॉक्टर करार हैदर हैं, जो कि फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मेरी तरफ से और यूसीपी टीवी की टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक, पूरे जहान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। देखें जिस तरह कोरोना की सूरत हाल एकदम बिल्कुल ड्राफ्ट जो है पाकिस्तान में वो नीचे आया, और वो सिर्फ इसी वजह से आया कि काफ़ी प्रिकॉशंस जो वो अपनाई गई, SOPs पर अमल किया गया। लेकिन ये ईद जो है ईद उल अज़हा, इसको देखा जाता है कि एक बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी होती है, लोग कुर्बानी के लिए जमा होते हैं, और इस ईद को आप किस तरह देखते हैं दूसरी ईदों से अलग? जी देखिए, कोरोना के आने के बाद जिसको आप पोस्ट पेंडेमिक ईद कहेंगे, इसने पूरे मकसद हयात को तब्दील करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा आपने देखा ईद उल फित्र पे हमने जो थोड़ी सी वादत एहतियाती का मुजाहरा किया, और जो केसेस थे एकदम स्पाइक बहुत ज़्यादा चले गए, बहुत बढ़ गए। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उन्होंने किया, SOPs तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते के लिए पूरे 5 अगस्त तक पूरे पंजाब में, मुझे बाकी का तो पता नहीं है, लॉकडाउन कर दिया, और मुजाहिर भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंसानी जान से ज्यादा कोई चीज अफजल नहीं है, बिल्कुल और ये कुर्बान पैगाम भी हमें यही देती है। मतलब इस ईद पे हमें जैसा भी है, जितनी भी आप कह लें खुशियां हैं, मोहब्बतें हैं, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जान सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जान होगी तो ही खुशियां और मोहब्बतें हम बांट सकेंगे। जान है तो जहान है। ईद उल फितर पे हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट की जान से लॉकडाउन पहले चल रहा था, लेकिन ईद से 1 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि लोग नए कपड़े ना पहने, और ये किस तरह हो सकता है ईद का मौका है। और इस दफ़ा देखने में आया कि 1 हफ्ता पहले ही जो है वो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, और काफ़ी मुजाहरे भी इस हवाले से देखने को आ रहे हैं। लेकिन ये ईद फिर भी आप देखें, गैदरिंग्स होती हैं, कुर्बानी का अमल हम अपना फरीजा जो है वो किस तरह से अंजाम दे सकते हैं। आपकी इस बात से, नए कपड़ों के हवाले से, चूंकि मेरा अदब से भी ताल्लुक है, एक शेर मेरे ज़हन में आया, बल्कि गज़ल है। खलील हैदर ने, SSS सिस्टर्स का भाई था वो, उसने गाई हुई है नासिर काज़मी की, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। तो भाई पेंडेमिक बाहर फिर रहा है, इसलिए समझिए वो शख्स पेंडेमिक की शक्ल में है, वो शहर छोड़ चुके, बाहर मत जाइए, इसी पे अमल कर लीजिए। तो एक बात तो ये है कि आपको याद होगा जो अली बाबा के जो मालिक हैं, जैक मा जी, चाइनीज नेशनल, बड़ा अमीर, ही इज फिल्दी रिच, उसने कहा है कि इस साल आप अपनी तवज्जो और अपनी एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ जान को बचाने पे सर्व कीजिए। अगले साल जो बचेगा उसको वो पैसे भी बना लेगा, करियर भी बना लेगा। तो लिहाजा इस पैगाम को अगर अपने आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, और SOP जैसे कि मुझे इन्होंने कहा, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, एक मैसेज होता, अभी भी आप देखिए मैंने गले में पहना हुआ है फंदे की तरह, ये निशानी है कि जूं में बाहर निकलूंगा आपके स्टूडियो से, मैं इसको दोबारा मास्क को पहन लूंगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा कीजिए, और सबसे बढ़ के ये कि कौम होने का सबूत दीजिए, बिल्कुल जैसे हम जंग के मौके पे देते हैं ना, और आई एम ऑल्सो रिटायर्ड फौजी एज वेल। सो जंग में आपने देखा, कभी किसी ने ये कहा हुकूमत से, इदारों से, उस्तादों से कि जी आप क्लासें क्यों नहीं शुरू कर रहे, मार्केटिंग क्यों बंद है। हर एक में एक कौमी जज्बा मौजज़न होता है, और वो चाहता है कि दुश्मन को ज़ीर किया जाए, ज़ेर किया जाए। अभी दुश्मन अनदेखा है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए आप जंग वाला माहौल पैदा करेंगे
अल्लाह खैर करे। और मेरे ख्याल में मिलजुल के काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, यूनाइटेड होकर रहेंगे तो ही इस मुसीबत से हम तो बच बिल्कुल सकते इस हैं। मुसीबत से बच सकते हैं। सर बड़ी खुशकिस्मती वाली बात ये कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम देखते हैं कि हम हर चीज़ में मसलहत निकालते हैं कि अगर ऐसा है तो हम ये वाला स्टेप किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ का मसला ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लें कि ईद तो है और गैदरिंग्स भी चल रही हैं, तो इन गैदरिंग्स को हम किस तरह, अगर Avoid कर गैदरिंग्स सकते हैं हैं। अवॉइड तो नहीं हो सकती हैं हाँ। सच, तो इन गैदरिंग को हम किस तरह टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन गैदरिंग्स में? देखिए बेटा, बात ये है, गैदरिंग्स ये तो खुशी की है ना, बिल्कुल। ये तो आप पे है कि आप जाना चाहें या ना जाना चाहें, कि बुरा नहीं मनाएगा। हाँ। मैंने ये भी देखा पैंडेमिक के बाद दुनिया बिल्कुल तब्दील होकर रह गई। लोग जनाजों में, अपने अजीज अकरबा के जनाजों में भी कम तादाद में जाते हैं। अगर वहां आप कम कर सकते हैं तो अगर इस दफा आप नहीं कहेंगे, ऐसा कीजिए जो हम अपने फ्रीजर्स में रखते थे, अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखते थे, उन सबको तकसीम कर दें। ये क्योंकि बहुत बड़ी ईद बात है। कुर्बान जो है वो नाम है जज्बे इसार इसार का, का। जज्बे कुर्बानी का। मिलजुल के हमने जनाब इब्राहीम की कुर्बानी को तो याद रखा, जनाब हाजरा की कुर्बानी हम भूल गए, बिल्कुल जो सहरा में भटकती रही, बिल्कुल बहुत इधर से अच्छी उधर बात है भागती कि रही। आपने- सो ये कुर्बानी आपको सिखाता है। कुर्बानी को ना भूलिए, कुर्बानी दुम्बों की नहीं होती, जानवरों की नहीं होती, शख्सी कुर्बानी होती है। नफ्स की कुर्बानी है। बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बात की, बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी। और इसी के साथ इस सेगमेंट में हमारे साथ FMCS के एक और सीनियर लेक्चरर भी मौजूद हैं, सर फैजान अख्तर। तो मिलते हैं उनसे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है तो इस हवाले से आपसे पूछेंगे कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आपका पहला दिन था वो कैसा गुजरा? देखिए, इस बार तो ईद बहुत मोहतात गुजरी। ये तो जो भी सूरत हाल रही, कोशिश यही की कि अपने आप को और अपने घर वालों को और इस बार मिलना जुलना भी कम किया जाए। और ये तो आपने बुलाया और जिस तरह से बुलाया तो मैं इनकार नहीं कर सर, हम सकता। खुद बहुत शुक्रगुजार हैं कि क्योंकि आपने सर अपना जो देखिए, टाइम है वो जो- हमें दिया। चूँकि आपने बुलाया था तो आ गया, लेकिन होना यही चाहिए। और देखिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का तकाजा यही है कि हम आजकल की जो सूरत हाल है उसमें अपना फ़र्ज़ इस तरह से निभाएं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी सारी दुनिया बात कर रही है, हम उसका मुजाहरा करें और बहुत कम लोगों से मिला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब कि आपकी जो ईद है ये पिछली ईदों से मुख्तलिफ गुजरेगी, गुजरी होगी, जाहिर यकीनी बात तौर है, पे, क्योंकि यकीनी अब तौर पे। कोरोना है। तो सर बिल्कुल आपकी ईद मुख्तलिफ गुजरी, आज दूसरा दिन है, और अगर आप पहले दिन को कंपेयर करें पिछली ईदों के पहले दिन से, तो कल के हवाले से अभी क्या मसरूफियात थी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताता हूँ कि पहले अमूमन इस ईद के मौका पर हम लोग बाज़ार जाते हैं, अपने जानवर की जो ख़रीदारी है उसको एक पूरा उसको सेलिब्रेट करते हैं, तमाम फेजेस को। इस बार एक तो उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश की गई। अगर कोई मंडी में गया भी वो जानवर की ख़रीदारी के लिए, तो वो पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ गया। बिल्कुल ऐसे उसके बाद यूजुअली ये होता था कि हम पहले दिन अमूमन जब कसाई का वेट करते हैं तो वो जो कुर्बानी होती है तो हम बिल्कुल बेधड़क होकर अपने किसी भी तरह से हम जाकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस बार वही मास्क और थोड़ा सा दूर होके छुरी को भी हाथ लगाना ही होता है। एग्जैक्टली, और वो रौनक भी नजर नहीं आई बाजारों में, Exactly. जो गलियों में बच्चे लेके घूम रहे होते हैं जानवरों और को जो उस तरह से। एग्जैक्टली और जो लॉकडाउन का एक फैसला हुकूमत की तरफ से हुआ, मैं उसको भी सराहता हूँ कि एटलीस्ट उसकी वजह से भी होपफुली कि हमारी थोड़ी सी जो जिंदगियां हैं वो बच गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो आपकी ईद है उसकी तो बात की, अगर हम कंपैरिजन करें अब की ईद का बचपन की ईद से, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारी बचपन की ईद है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती थी। तब छोटी ईद है तो ईद ही मिलनी है, बड़ी ईद है तो जानवर के साथ एक अटैचमेंट हो जाती, उससे लेके घूमना। तो सबसे पहले हम सर से पूछते हैं कि सर, जो बचपन की ईद थी वो कैसी थी आपकी? आपको बहुत एक्साइटमेंट होती थी तब, या जो बड़ी ईद थी आपको अब या पहले से कंपेयर करते तो कैसा लगता है आपको? देखिए, बचपन के हवाले से बहुत खूबसूरत PTV पे एक प्रोग्राम आया करता था, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे अच्छे थे। दिन। सो उस लिहाज से बचपन तो एक ऐसी चीज़ है जो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन लौटाया जा सकता है अगर सारे पुराने दोस्त इकट्ठे हो जाएं तो बगैर पैसे खर्च किए हुए बचपन हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। याद रखिएगा। तो हमारे ज़माने में, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर के अंदरूनी महल्ले से है, तो वहाँ दो तीन चीज़ें मुझे आपके गुब्बारे देख के याद आ गए। बच्चों ने मेहंदी के साथ बकरों के, दुम्बों के, गाय की खालों पे, उनके जिस्म पे उन्होंने ईद मुबारक लिखा। ईद मुबारक लिखा। गुब्बारे उनके गले में लटकते होते थे और पकड़ के, जैसे आपने अभी कहा, हमारे महलों में रिवाज था कि जिसके पास जितना अच्छा
जानवर होता था ना, उतने ही वो फख्र के साथ और बड़े तफाखुर के साथ चलता था, और अक्सर लोग उसको दाता साहब भी लेके जाते थे सलाम करवाने के लिए। अभी तो जाहिर है ये आपको पता है ऑनलाइन ईदें हो रही हैं, लिहाजा मैं नहीं कह सकता। तो ये वो दिन ऐसे हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो जितना भी ढूंढें वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैंने फिर यही कहा कि हम जब दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा ताल्लुक रहा, तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपनी बचपन की यादों को दोबारा उभारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बचपन तो ऐसा है जो हमेशा सबका जो है वो यादगार ही रहता है। सर की जानिब चलते हैं सर, जिस तरह पेंडेमिक की सिचुएशन है और हर चीज़ जो है वो क्या कहते हैं ई कॉमर्स की जानिब आ रही है, ई लर्निंग है। अगर आप देख रहे हैं कि एक पढ़ाई का सिलसिला था तो यूसीबी की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया ऑनलाइन क्लासेस का, उसको बड़ा सराहते हैं हम बिल्कुल। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से? अच्छा, इस पर मैंने कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ा था बड़ा खूबसूरत, मैं उसको कोट करूँगा कि देखिए हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कब बनी और आज, लेकिन उसके बावजूद हम शायद उस सारे एक सिस्टम के यूज़ टू नहीं थे। उस आर्टिकल में ये रिकमेंड किया गया कि अगर ऐसा होता कि यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ लागू कर दी जाती कि आपको कुछ यानी सेमेस्टर का कुछ हिस्सा अपने 8 सेमेस्टर्स में से कुछ हिस्सा डेफिनेटली, जिस तरह आप वॉलंटियर सर्विसेज करते हैं उस तरह कुछ घंटे जो हैं आपको वो ऑनलाइन ही पढ़ना है ताकि वो चीज़ प्रैक्टिस में रहती। और जिस तरह अभी एक सूरत हाल एक पूरी दुनिया को फेस करना पड़ी, मेरा ख्याल है कि मगरिब शायद इस चीज़ का थोड़ा बहुत यूज टू था ऑनलाइन सिस्टम का। हमारे लिए बिल्कुल ये सिस्टम एकदम नया था। तो डेफिनेटली जहाँ स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज आए, वहीं टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी सिस्टम नया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हार्डली विद इन अ वीक स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इस चीज़ के आदी हो चुके थे और यूज टू हो गए थे, और बड़े अच्छे से मैं समझता हूँ कि बाकी का पूरा जो सेमेस्टर है बड़े बखूबी अंदाज में उसको निभाया गया। और इब्राहिम, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि मैं इसको काफ़ी अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि सर के साथ ना इस सेमेस्टर में हमने ऑनलाइन पढ़ा है और लिटरली बहुत मज़ा आया। इस तरह से कि मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देखी कि आप कह लो कि स्टार्ट का जो लेक्चर था और जो एंड का लेक्चर था उसमें जो कहते हैं ना कि बंदा पे ढीला हो जाता है कि अब तो बस आप वाइंड अप करो, वो वाला मैंने नहीं देखा। ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सर को आप वैसे भी क्लासेस में अटेंड करें। मैं सर के साथ वैसे भी 2 सेमेस्टर पढ़ चुका हूँ और यकीन नहीं मैं 2 पढ़ चुका हूँ। 3 पढ़ चुकी हूँ सर के साथ और मेरे बड़े फेवरेट सर हैं। तो सर आपकी तो जाने बातें हैं, कोई मुश्किलात जो आपको फेस करनी पड़ी इस सारी सूरत हाल में ऑनलाइन क्लासेस की? देखिए, आप जानते हैं मैं 3 साल से और उससे पहले भी बचपन से अपने रेडियो प्रोग्राम करता रहता हूँ। सो मैं इसको एक रेडियो प्रोग्राम के तौर पे ले रहा था। सिर्फ यही था ना कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं, द टॉट वंस, दे आर नॉट विजिबल, और बड़ी खूबसूरत और ज़्यादा पता लगता है बंदे का। सामने तो आप अपने डर से मुंह टेढ़ा करके, छड़ी हाथ में ना हो लेकिन छड़ी जैसा माहौल बना के आप डरा लेंगे। यहाँ तो आपके पास डराने के 2 ही तरीके हैं, या आप नॉलेज से डराइए या आपकी आवाज में इतना रिदम होना चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए। रोब दबदबा नहीं, ये आजकल की नस्ल रोब दबदबे से मानने वाली ये वैसे मैं इसको समझती हूं। ना मैं नहीं मानता। और मुझे कतई तौर पे यकीन कीजिए, क्योंकि जब मैं छोड़ता था मैंने यूज टू हैंग अप, बच्चे के साथ टाइम खत्म हो गया। सो आई एम द वन who enjoyed it to the fullest। लेकिन सर ऐसा नहीं था कि आपको पता ही नहीं कि बच्चा जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, माइक म्यूट है, कैमरा ऑन नहीं है, बस अटेंडेंस के टाइम पे वो ग्रुप में लिख देते कि हमारा माइक नहीं चल रहा। क्योंकि जब क्लास चल रही, मैं अगर अपनी क्लास का बताऊं तो जब क्लास चल रही होती तब सिर्फ 5 से 10 बच्चे होते थे, और जब पता चलता था कि अटेंडेंस लगने लगी है तो सारे बच्चे और सर पूछते भी होते थे कि आपका माइक नहीं चल रहा, आप बताएं, और बच्चे भी बताते थे। स्टूडेंट्स की जानिब से बहाना यही आया कि सर माइक ही नहीं चल रहा, माइक ऑफ है, माइक खराब है, नेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, ये अटेंडेंस लगा दें। तो मतलब ये नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप याद रखिएगा, मैं अभी भी यही कहता हूँ, उस्ताद जो होता है ना एक मैग्नेट के मानंद होता है। मैग्नेटिक जो, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो फिर ही बच्चा अट्रैक्ट हो। मजा क्या आया कि मेरा बच्चा क्लास छोड़ दे, then why I am there? इसका मतलब है the fault lies in you dear Brutus, the stars are not to be blamed, Shakespeare। So, मेरे बच्चों को मैं कभी ही नहीं था, बच्चे तो सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, वो फूल हैं भाई, उनको कली से फूल बनाना उस्ताद का काम है। अगर वो कली को फूल नहीं बना पाएगा, मैं उसको बुरा ना मानिएगा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ मैं लाहौरी हवाले से, कि वो टीचर तो नहीं हो सकता, वो फटीचर होता है। फटीचर होता है। अच्छा, मेरे इसी मौका पर मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि अगर एक उस्ताद एक क्लासरूम में आए और शागिर्द मुकाम में बंदगी इख्तियार ना करे
तो कसूरवार जो है वो उस्ताद है। उस्ताद है। और मेरे ख्याल में ऐसे कि आज के दौर में अगर आप चाहते हैं ना कि अगला आपको सुने, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि आप घंटा घंटा नहीं सुन सकते, लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अगला आपको सुने तो आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें कि अगला आपको सुने, आपकी बात में इतना दम हो कि अगला एंगेज हो आपके साथ, बात में असर हो और लोग उस चीज़ का असर लें और उस पर अमल भी करें। सर बिल्कुल ईद उल अज़हा का मौका है, पकवान के हवाले से बात करें तो मेरा एक सिर्फ यही सवाल है कि आप खाते हैं कि बनाते भी हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि ईद का मौका है तो ये तो ज़रूरी है। मेरा ख्याल है आपकी पहली ऑप्शन पे ज़्यादा तवज्जो रहती है। यानी आप खाने में जो है ज़्यादा आपका फोकस है, तो खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि जो दस्तरखान है वो होना, उस पर होना लाजमी है, उसके बगैर आपकी ईद वैसी नहीं है? जी मैं तो ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, मेरे शुरू से यही रहा है अंदाज भी और मेरी फिक्र भी कि वो बांटने के लिए है, मुझे तो मैसर है, जिनको मैसर नहीं है मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ। लोग तो कहते हैं ना 1/3 अपने पास रखना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल 0.05 अपने पास रखना, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी जो पसंदीदा चीज़ है सिर्फ नाश्ते के वक्त कलेजी एंड दैट्स इट। वो बिल्कुल ईद के बाद जो है ना, वो जब अभी कुर्बानी होती है वो बिल्कुल उससे कुर्बानी का मकसद पूरा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है वो बहुत मजा आ रहा है, आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, लेकिन इब्राहिम बात फिर वही आ गई कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है और जो हमारी मसरूफियात हैं बल्कि जो हमारी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा है। तो मैं बस यहाँ पे आपसे, क्योंकि हम ईद की जानिब चलते हैं, ईद की वो वाइंड अप करने चलते हैं, तो एक शॉर्ट मैसेज होना चाहिए हमारे दोनों साझा की तरफ से। तो सबसे पहले सर आप बताएं कि पेंडेमिक है, ईद भी है, खुशियाँ भी हैं, मोहब्बतें भी बांटनी चाहिए, लेकिन एक पैगाम आप क्या देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेशली जो ये ईद है, ये एक मोहतात ईद की तरह इसको गुजारना चाहिए। खुदा खैर करे, खुदा आफियत अता करे, बहुत ईदें आएंगी, ज़िंदगी बाकी, सोहबत बाकी, तो बहुत मौक़े मुयस्सर आएंगे, लेकिन मेरी यही दरख्वास्त होगी सब सुनने वालों से कि खुदारा इस ईद को बहुत मोहतात रवैया एक दिखाएं। और कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सहारा लें, अपने प्यारों से ज़रूर बात करें, लेकिन कुछ देर और खुदा करे कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो वबा है, ये अपने अख्ताम को पहुँचे और हम सब जो है दोबारा से एक लाइफ की तरफ अपनी ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आएँ। बिल्कुल सर की वही बात जो सर ने कहा था कि इस साल जो है अपना मेन मकसद रखें कि हमने अपनी जानों को बचाना है, अपने आप को जिंदा रखना है, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलती रहेंगी अगले आने वाले सालों में। सर आपकी जानिब से अपने व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? जी मेरा मैसेज यही है कि खुशियाँ मज़ीद दोबाला हो जाती हैं जब खुशियों में लोगों को शामिल किया जाए, बिल्कुल जब खुशियों को बांटा। जैसे अशफाक अहमद कहा करते थे कि अल्लाह आपको नेकियां करने की और नेकियां बांटने की तौफीक दे। इस तरह खुशियां आपकी दोबाला हो जाएंगी और ईद आपकी इस तरह आप आइंदा साल भूलेंगे ही नहीं, बल्कि ये जो मौका है पेंडेमिक का, इसने आपको ये सबक दिया है कि वो जो आज से 1400 साल पहले जनाब हाजरा ने, जनाब इब्राहीम ने और अल्लाह ताला ने उनकी इस इसार को, इनके इस जज्बे कुर्बानी को कबूल किया और उसी की सुन्नत में हम आज कर रहे हैं। लिहाजा खुदारा महफूज तो रहेंगे, लेकिन खुशियों को तकसीम कीजिए, अपने घर में महदूद ना कीजिए। जितनी खुशियाँ तकसीम करेंगे, अल्लाह के साथ आप बिजनेस करेंगे और अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा करेगा। बिल्कुल, ये नाम ही खुशियाँ बांटने का है, तो जितना हो सके खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें और गोश्त भी ज़रूर बांटें। वो तो ज़रूरी है। बिल्कुल, वक्त होता है एक ब्रेक का। मिलते हैं अगले सेगमेंट में कुछ नए मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक यूसीपी टीवी के साथ ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। ईद का दूसरा रोज़ है और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो यूसीपी टीवी के साथ आज बहुत मज़ा आया। ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। इब्राहिम, आपका क्या कहना है इस बारे में?
अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद भी बहुत मजा आया। जो हमारे पहले 3 सेगमेंट से वो हमारे टीचर्स के साथ थे और बहुत अच्छा लगा उनसे डिस्कशन करके, उनकी रूटीन जान के, उनकी और पकवान के बारे में तो जान के, पूछ और पूछ के। पकवान के बारे में जान के यकीन करें कि अब दिल करे कुछ खा ही लें। लेकिन जो हमारा ये सेगमेंट है 4 सेगमेंट, इसमें हमारे साथ कुछ हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि एलुमनाई हैं इधर के। और मैं अपने जो फर्स्ट गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ तो आप उन्हें ऑन स्क्रीन पे भी देखते हैं। ऑन स्क्रीन पे वो एज अ न्यूज़ कास्टर जो अपनी सर्विसेज हैं वो दे रही है। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा मुनीबा भट्ट को। थैंक यू सो मच इब्राहिम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और नवाल आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। और दूसरी जानब हमारे पास एक और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि यूसीपी का FMCS का हिस्सा भी रह चुके हैं और अब आप उनको डिफरेंट जगह पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी दानियाल सोहेल को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारी तरफ से भी आप सबको आपको ईद मुबारक। और क्योंकि जाहिर बात है ईद का दूसरा दिन है तो मेरे ख्याल में पहले ईद के दिन की बात कर लेते हैं। आपका ईद का जो पहला दिन है वो कैसा गुजरा? पहला दिन तो कुर्बानी में ही गुजरा है, कसाई को ढूंढते हुए और गोश्त बनवाते अच्छा, हुए। अभी भी इस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? यानी कि हमारी पहले 3 सेगमेंट से हमारे टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ बहुत सी आसानियां भी आ गई हैं। क्या कसाई भी ऑनलाइन मिल रहा है? जैसे क्या कहते हैं, अब ये नहीं पता जो कसाई आएगा वो आपकी हड्डी का कीमा बना के जाएगा, कीमे वाली गोश्त की बोटी से उससे कीमा बहुत, यानी कि वहम कह सकते हैं। मैं दानियाल के साथ एक चीज ऐड करता चलूं कि दानियाल FMCS के वो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप के दौरान ऑन एयर हुए और ना सिर्फ इन्होंने एंकरिंग की बल्कि हर जगह में इन्होंने अपना सिक्का मनवाया, लोहा मनवाया। वो प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग का हो, एंकरिंग का हो और प्रोग्राम होस्ट हो, तो दानियाल उसमें दानियाल जो है राइजिंग स्टार कह लिया बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये हमारे FMCS का ईद के दिन ज्यादा हो गया यहाँ पर। नहीं, ईद के दिन क्या हम आपकी तारीफ करें? आपको खुश होना चाहिए ना, ईद का दिन है, आज खुशियां बांटने का दिन है। शुक्रिया। दूसरा दिन है ईद का और आपने इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करना है। ओके ठीक है यार, गोश्त खा खा के वो हजम नहीं हो रहा तो ये बातें कैसे हजम होंगी? ये बातें हजम कर देंगी, हाजमुला जैसा काम करेंगी ये। चलते हैं मुनीबा की तरफ। मुनीबा, जैसे ईद का दूसरा दिन है तो पहले दिन की हम आपकी एक्टिविटीज अगर देखें तो क्या रही? मेरी पहले दिन की एक्टिविटी थी, पहले तो सुबह में उठी और जो यूजुअली हम उठते हैं 12-1 बजे उठे और कुर्बानी हो चुकी थी तब तक। लेकिन उसके बाद मुझे ऑफिस जाना था क्योंकि हमारी एक ऐसी फील्ड है जो हम लोगों ने चूज़ कर ली है जिसमें हमारी कोई छुट्टी नहीं है। वो ईद त्यौहार हो, वो कोई भी हमारा कोई फेस्टिवल आ जाए, कुछ भी हो, हमें अपनी ड्यूटी पर पहुंचना ही पहुंचना है। ईद के दिन और वो ईद के दिन भी हम लोग अपने घर वालों के साथ ईद कम मनाते हैं, ड्यूटी पे ईद ज़्यादा मनाते हैं। तो मुझे ईद पे जो है ड्यूटी पे जाना था और मैं उठी और घर वालों से थोड़ा बहुत मिली और जो कुर्बानी देखनी थी वो देखी और उसके बाद मैं ईद पे ड्यूटी पे चली गई, वहां पे जाके उनसे मिली और बस वापस आई, खाना वगैरह खाया और मेरी पहला दिन गुजर गया। इन जो हमारे अगले क्वेश्चन से उनको आपने सबको रोल कर दिया है। जिसे हमने पूछना था आप क्या कहते हैं, आपका क्या रोल होता है, आप रोज कुकिंग करती है, लेकिन आपने बताया जी कि मैं पहले दिन जो है वो ऑफिस ही जाती हूँ। ऐसे ही है क्योंकि अब जो मेरी इस तरह ईद गुजरती है, पहले ये था कि घर पे रहते थे हम, ईद मनाते थे, खाना बनाते थे, गोश्त की बोटियां जो थे वो अलग अलग करते थे क्योंकि लोगों तक बांटनी है। लेकिन अब ये है कि अब हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि हमने उठना है और नाश्ता करना है और फौरन से भाग जाना है, वहां पे हमने पहुंचना होता है। इसलिए वरना ईद पहले घर पे गुजरती थी। जाहिर है फैमिली एक ऑफिस की फैमिली बन जाती है तो इतना कह लें कि फर्क नहीं महसूस होता है। यहाँ पे तो लेकिन ना हमारे साथ यूसीपी टीवी है तो ये भी तो हमारी फैमिली और हम दूसरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो इसी तरह से होता है। तो वही बात, ईद है, पकवान क्यों ना हम डिस्कस करेंगे, पकवान पे डिस्कस करना लाजमी है। खाने के लिए तो कुछ नहीं रखा हुआ अभी, आपको बहुत कुछ खिलाएंगे लेकिन उससे पहले कि क्या खाना पसंद करते हैं ईद पे आप? यार ईद पे तो ये होता है जब कुर्बानी होती है, बाकी गोश्त बन रहा होता है तो कलेजी जो है वो सबसे पहले बन जाती है। नहीं इब्राहिम, आपके खिलाए, आपने भी बात की है कि क्या खाएंगे मुझे आप खुद बताएं। चांपे भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन ही जा रहे हैं, आप ऑर्डर करते हैं, कर लें, वो ऑर्डर करते हैं। मुझे पूछ रहा है कि वो खाने में क्या पसंद करेंगी? मैं मेरी अम्मी बनाती है नमक वाला, काली नमक और नमक और काली मिर्च वाला बनाती हैं, वो बहुत मजे का। हम तीनों दिन वही खाते हैं। अच्छा, तीनों दिन हम लोग? तो जैसे जो मटन पुलाव है, बीफ पुलाव है, बिरयानी है, हंटर बीफ है, वो सारी चीजें वो बनता है। लेकिन ये है कि हमारी जो एक स्पेशलिटी है ना वो क्योंकि पहली दफा मैंने सुना ही थी ना, पहली दफा अपनी जिंदगी में पहली दफा इतने नाम सुने। आप लोग क्या खाते हैं ईद पे?
अच्छा, मेरे ख्याल से हमें ना इस शो के बाद मुनीबा के घर जाना चाहिए, वहाँ पर काफी जरूर मुनीबा ने एक बात की कि हमारे घर पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन वही खाया जाता है, और वैसे भी आजकल वही दिन है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो गोश्त है, दोपहर का खाना है वो गोश्त है, डिनर है और वो भी गोश्त है, और तक स्नैक्स की बात है तो वो भी आपको गोश्त में ही मुयस्सर नहीं, तो आप लोग का शुमार ऐसे लोगों में तो नहीं होता जो कहते हैं कि ईद के रोज भी चिकन हो या कोई सब्जी हो? नहीं, खा लेते हैं। हाँ, बर्गर्स नहीं है, बर्गर्स नहीं, आप लोग खा लेते हैं। खा नहीं, खाना चाहिए भी, बिल्कुल है। ईद है और ईद इन्हीं चीजों से मनाई जाती है। चिकन तो और ईद फील भी तभी आती है, मटन ऐसे भी खाते हैं, लेकिन ईद के मौके पे ये चीजें खानी चाहिए। जहाँ तक बात करेंगे, आप जैसे न्यूज कास्टिंग के शोबे में हैं, तो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करना पड़ी ऑन स्क्रीन आने तक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूसीपी को थैंक कहना चाहूँगी उनको कि यहाँ पर जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, पहले तो मैं जब यहाँ पर आ रही थी और मेरी एक वो मेमोरीज जो थी, क्योंकि 4 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं, और वो मेरी मेमोरीज इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम लोगों ने यहाँ से सीखा, मैंने यहाँ से पढ़ा, यहाँ पे अपने एक नई फैमिली बनाकर मैं यहाँ पर गई हूँ। तो वो जो थी वो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरे लिए कि यार मैं दोबारा वहाँ पर जा रही, क्योंकि 1 साल बाद मैं वापस यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, आप आज ईद के दिन? मैं ईद के दिन यहाँ पर 1 साल बाद वापस आई हूँ एज अ गेस्ट। हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं एज अ गेस्ट वापस आ रही हूँ। मैं स्टूडेंट होके गई थी लेकिन एज अ गेस्ट वापस आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी। दूसरा ये कि यहाँ पर जो मैंने एफएम पे यहाँ पर काम किया जो हमारा 92.6 है, मैं वहाँ पर यूसीपी की दुनिया में काम करती रही। वहाँ पे मैंने एज एन न्यूज़ एंकर भी काम किया, पढ़ती थी मैं वहाँ पर आकर, फिर मैंने न्यूज़ बनाई वहाँ पर, सीखा वहाँ पर, मैम हिना से बहुत मैंने सीखा वहाँ पर। उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज आई इस तरह, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी लोगों में जो तलफ़्ज़ का बहुत ज़्यादा, हाँ, रे और अड़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मेरा जो था ना वो बहुत था, मिक्स एंड मैच करता था रे और अड़े ना, तो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया। मैं जब यहाँ पे एफएम पे भी थी मैं बहुत काम किया उसके ऊपर। मैम हिना ने मुझे बहुत डांट कर मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारा ये मसला है, तुमने करना है, क्योंकि हमारे उस्ताद है ना, उनको पता चल जाता है कि एक बच्चा है वो कितना आगे जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और मैं दुआएं देती हूँ कि उन लोगों ने मेरे में कुछ ऐसा देखा और मुझे वो चीज़ सिखाई और मैं आज एक अच्छे मकाम पे बैठी हुई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही ऑन द स्पॉट तो टीचर्स को हम बुरा भला कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उस टाइम जाहिर है स्टूडेंट्स हैं, गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बाद में वही चीजें जो है आपके काम आती हैं। तो दानियल, आपके लिए क्वेश्चन ये कि 2020 में आपको ग्रेजुएट होगी कैसे मैं भी ये पूछने लगी थी अभी। ये हमारे साथ पता नहीं कोई स्पेशल केस है कि जब हम मैट्रिक पास किया डेंगू आ गया, अच्छा, उसके बाद लगी थी तो यहाँ पर कोरोना आ गया। तो यार लास्ट सेमेस्टर्स में बहुत सी यादें, बहुत सी चीजें आपने प्लान की होती हैं कि दोस्तों के साथ ये करेंगे, थीम डेज होते हैं। हाँ, और जैसे कि हमारे सीनियर्स थे, हम इन्हें देखते थे कि कभी इनका येलो डे है, कभी कोई डाकू डे और सारी डे है, मैंने भी काफी कुछ बहुत चीजें। अब उम्मीद करते हैं कि अगले आप हैं तो आपकी तक हालात ठीक हो जाए। आप दुआ करें कि हमारे तक हालात ठीक हो। हमारे जो जज्बात हैं वो बहुत बुरे हैं, जो दिल है वो रो रहा है। तो आप ऑनलाइन आपका एग्जाम जो आपको पता लगा, ये तो होगा यही बोल रहे कि आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन और आपको पता लगा घर बैठे बैठे ऐसे। मेरा ख्याल है ज्यादा इस टॉपिक को ना छेड़ा जाए, दानियल बहुत मुज़म्मिल हैं, नहीं ईद वाले दिन को आपको बख्श देते, तो इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो ओवरऑल दानियल का एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि आप यूसीपी टीवी पे आए हैं, आप बताएं कि ईद के दिन एज अ जूनियर अगर हम दोनों आपको देखें तो हमारे लिए आप एक बड़े सक्सेसफुल न्यूज कास्टर हैं, एक बड़े सक्सेसफुल इंसान है। जाहिर है इंसान स्टेप्स रखता है, उसके बाद ही एक मकाम पे पहुंचता है। तो किस तरह की आपकी मेमोरीज रही, आप अपनी जो कामयाबी है उसमें यूसीपी का कोई रोल देखते हैं? ये कि यूनिवर्सिटी में आया, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में रेडियो ज्वाइन कर लिया था और मुनीबा ने जैसे बताया कि तलफ़्फ़ुज़ का मसला था मेरा बहुत ज़्यादा था। मुझे याद है मुनीबा रेडियो में बैठी एक दिन न्यूज़ बना रही थी और मैं मिक्सी भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वर्ड था इकट्ठे, जो मैं पता नहीं क्या बोल रहा था और वो बहुत एक जो है ना, उसके बाद प्रैक्टिस की 6 माह में प्रैक्टिस करता रहा, ऑन एयर नहीं हुआ था लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद यूसीपी टीवी आया, यहाँ पर ऑडिशन दिया, यहाँ पर न्यूज कास्टिंग की, तो बहुत कुछ सीखा है। आज जहाँ पर यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो यूसीपी की वजह से। बिल्कुल, मुनीबा ने भी और दानियल ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं अपना बताता चलूँ कि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना FM 92.6 को ज्वाइन किया तो
जो एक बुलेटिन न्यूज का होता था तो वो 2 मिनट का होता था, ऐसे। जिसको रिकॉर्ड करने में ना 1.5 घंटा लगा। और हमारी एक सीनियर है, आप भी उन्हें जानते हैं, अमारा माजिद, और वो मुझे शुरू में लगती थी कि क्योंकि मेरा एक दो दफा ना बुलेटिन लेके ना उन्हें दे दिया गया था कि रहने दो, इसे दो आप करें। तो उनको भी ना आज ये पता है कि मेरी ना उनके साथ इस बात पे लगती है, और जहाँ तक बात उन्होंने की रे और अड़े की, तो मेरा तो बहुत ज्यादा इशू था इस हवाले से। ये लाहौरी जो है उनका ये मसला है। और कुछ चीजें जो होती हैं जो आपके सामने भी होती हैं लेकिन वो आप नहीं पढ़ पा रहे होते, जिस तरह अभी दानियल ने कहा इकट्ठे। ऐसे ही है। तो उधर एक वर्ड था, मौसम की सूरत हाल पढ़ रहे थे, तो उधर एक वर्ड मौसम ही था जिसको मैं कोशिश करने के बावजूद मौसम नहीं मौसम पा रहा। मैंने 2-3 दफा कोशिश की, हो सकता है वो एक बड़ा प्रेशर आया था उस टाइम पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूसीपी ने बहुत जो है हौसला दिया, सहारा दिया और बहुत कुछ सिखाया। और जो इधर के टीचर्स हैं उनके बारे में वाकई उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, जो प्रोडक्शन हाउस में हमारी टीम है उनकी एफर्ट है। हमारी अगर हम कामयाब हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं वो कामयाब हैं तो उसमें हमारी प्रोडक्शन टीम की और हमारे टीचर्स की जो है टीचर्स का जो है वो बहुत रोल है। दानियल, हमारा अगर क्वारंटीन की बात करें तो बड़ा ही ना, मैं अपनी बात करूं तो बड़ा ही एक बोर सा था, लेकिन आप तो नजर आते थे, आप इंटरव्यूज लेते हुए नजर आ रहे थे और हर रोज ही किसी नए बंदे का इंटरव्यू देखने को मिलता था। तो उसके बाद आपकी फैन फॉलोइंग में जो बूस्ट आया कुछ से, यानी कुछ फैन से, और अब जो मैं कल परसों आपको देखा तो 10 to 12 के आपके फॉलोअर्स थे। तो ये है कि क्वारंटीन जब आया तो मैंने कहा कि घर बैठ के बोर होंगे, और यूट्यूब तो हम पहले स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ पे साथ लेके चलना मुश्किल चीज़ है, कभी एग्जाम्स आ गए और वो चीज़ें मिस हो जाती थी। लेकिन जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, कोरोना आया, तो हमने कहा यार कुछ तो करना है, बाहर जा नहीं सकते थे। तो मैं और कवल जो हैं यहाँ यूसीपी के स्टूडेंट, हम दोनों मिलकर यूट्यूब चलाते हैं, तो फिर हमने प्लान किया कि यार कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमने ऑनलाइन स्टार्ट भी किया तो बहुत से लोगों को था कि यार ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्या चीज़ है। बाद में वो हमारी एक साइकी थी, हमने अपना दिमाग लगा के एक टेक्निक इजाद की थी जिससे हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमारी कोशिश है कि आगे भी उसको इसी तरह क्वारंटीन में ये है ना कि आप जो है ज्यादा टाइम अपने आप को दे सकते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपना टैलेंट शो किया इस क्वारंटीन के अंदर, बहुत फायदा भी हुआ है इस चीज का। और हम यूसीबी टीवी के बिहाफ पे आपको सिल्वर बटन मिलने की मुबारकबाद भी देते हैं। थैंक यू। और मजीद आप तरक्की करें, हम लोगों की तरफ से दुआएं हैं। मुनीबा, जिस तरह ईद का मौका है और ईद पे एक बड़ा जानवर आते हैं, हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां जो है वो देखने को मिलती है कि वो जानवर से डरती हैं। तो आपका क्या सीन है, आप डरती हैं कि नहीं? नहीं, मैं फिर वो बोलूंगी हम वो बर्गर बच्चे ये बात तो है। बचपन में हम लोग जानवर को बाहर लेके जाते थे, मतलब बचपन में ज़्यादा लगाव होता है जानवर के साथ। बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां आप पे आ जाती हैं, आपने घर के काम करने होते हैं, बाहर जाना होता है, तो इसलिए फिर जानवर को उतना टाइम नहीं दे पाते। हाँ, बचपन में बहुत ज़्यादा जानवर को टाइम दिया, बाहर लेके जाना, उसको खाना खिलाना। तो मैं ये बोलूँगी कि जो बचपन की ईद थी वो इंजॉयमेंट वाली थी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। और जो बड़ी अब हमारी ईद है ना, जैसे अब हम गुजार रहे हैं, ये जिम्मेदारी वाली, ये हमें जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, हाँ। जिसपे हम एक्साइटमेंट होती है लेकिन उतनी नहीं होती। तो इस ईद पे जैसे कि छोटी ईद पे होता है कि ईद ही मिलती है, तो इस ईद पर अब आप देते हैं कि लेते हैं? नहीं, अगर कोई दे दे तो खुश हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, दे दे तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन लेने का नहीं आना। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहूंगा कि बचपन में जब बकरों के साथ या गाय वगैरह के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, जब ज़िबा होते हैं तो बच्चे रोते भी हैं, तो आप में से कोई रोया? मैं इस मामले में बर्गर हूँ। मैं तो कभी अटैच ही नहीं हुआ उनके साथ। मुझे नहीं, वो नहीं कि डर लगता है, शौक ही नहीं है। कि काफी बच्चों को होता है ना कि एक हफ्ते पहले ले आने जानवर, सारा टाइम उन्हीं के साथ उठना, जागना, सोना, खेलना उन्हीं के साथ। तो मेरी इस तरह की कोई जो दिलचस्पी थी वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। ईदी का होता था, तैयार होने का होता था कि ईद है आज, मेहंदी लगानी है, वो एक लड़कियों का स्पेसिफिकली एक होता है, मजा होता है, मेहंदी लगानी, चूड़ियां लेनी जाके, ज्वेलरी लेनी हम लोगों ने जाके। तो अब वो वैसे आप लोगों के साथ इस बार बहुत बुरा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन, आपके तो दर्जी के पास बिल्कुल बट्टे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, पीको रहती है हमारी, आपको बड़ा पता है, लेके जाते होंगे ना। तो मैं वही कही थी कि एकदम उन्होंने लॉकडाउन लगाया, पता भी नहीं चला। और आप यकीन करें, मैं उस दिन बाजार में ही थी, ये बात है परसों ही ना, और धड़ाधड़ आवाम
ऐसे दरिंदे छोड़ रहे किसी आए जा रहे जहाँ देखो अवाम ऐसा लश्कर है इधर भी भी। और यकीन करें उस दिन जो दुकान है ना वो रात 12 बजे तक खुली बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से उन्होंने ना वैसे बातों से पता तो चला कि ईद तो वैसी लड़कियों की होती है, चूड़ियां उन्होंने पहनी है, मेहंदी तो उन्होंने आपकी बस तो ऐसे कसाई नहीं रात बनना। में कोई भी पहनी और नमाज पढ़ी, और कसाई उसके वैसे बाद- मैं आज तक नहीं बना। अच्छा आपकी पोस्ट में कसाई वाली नहीं है। नहीं उसके बाद गोश्त तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही देता है बंदा। पैकेट भी हाँ, मेरा जो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ पीछे बैठ के वीडियो बनाते हैं, कुछ होते हैं जो देख रहे होते हैं। इसने मुझे पहले बताया है कि ना मैं खाना बनाती हूँ ना गोश्त बेचती हूँ, मैं सिर्फ तैयार हो गया। तो जो बात की नवाज उन्हीं में से एक है, और नवाज ने अपने बारे में बताया जी कि कुछ लोग पीछे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अरे कुछ होते हैं मैं वैसे वीडियो मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वीडियो बना के उसको रखो, क्योंकि वो एक ना इस तरह का मतलब टाइम होता है कि कुर्बानी हो जाती है, तो मुझे ना वो वीडियो बनाने वाले लोग भी ऐसा सच इतने कोई खास नहीं थे, आप खड़ो के वीडियो बना रहे हैं। मैं बस छत से या हो तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा कुर्बानी हो रही है, बस फिर आके ज्यादा नहीं, वो अजीब सा फील आ रही होती है। तो मेरी कैटेगरी ये है, आपको बताया मैंने। इन्होंने पहले 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट में अपनी कैटेगरी कुछ और रखी है। नहीं मैंने सारी बताया और ये नहीं इनके कॉलो फेल में तजाद है, तजाद है फिलहाल जितने तो। सेगमेंट बढ़ते जाएंगे आप नवाज के बारे में मजीद चीजें एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन हम इधर इसकी जो हम एक्सप्लोर मजीद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, सही है? मेरे ख्याल में नहीं, ये वाकई लास्ट सेगमेंट है। अच्छा अच्छा मुनीबा, मुझे बताइएगा कि न्यूज़ कास्टिंग जो आप कर रही हैं, ये मंजिल के पड़ाव अभी पड़ा हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। जहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी है और बहुत से मरहलों से गुजरना है, क्योंकि आप जब एक चीज़ चढ़ना शुरू करते हो, एक सीढ़ी पे जब चढ़ना, मैं ये कहूँगी कि ये मेरी पहली सीढ़ी का स्टेप है जिस पे मैं अभी मुझे बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सी पर्ची भी होती है। मेरा रेड़े का मसला आ गया बहुत सी। मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि यार आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा ये कि जो अल्लाह करता है आपके लिए वो बहुत बेहतरीन करता है। तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अल्लाह को दूंगी कि उसने मुझे जिस मुकाम पे पहुंचाया है ये सिर्फ वही पहुंचा सकता है। दूसरा ये कि मेरी मेहनत कितनी थी, वो ये देखता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना आपको फिर फल कितना मिलता है। मेरे लिए ये बहुत है। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी आगे इसी फील्ड में जाना है, कि कभी ये नहीं सोचना कि हम लोग किसी की पर्ची बन के जाएंगे तो हम ऊपर जा सकते हैं। अपनी मेहनत से जाएंगे तो उसका जज्बा, उसकी खुशी बहुत बहुत ज्यादा है। वो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचाएगी जो पर्ची यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे लिए तो बहुत एक वो है, खुशी है, आपको अपने आप पे एक ट्रस्ट है, बिल्कुल भरोसा है कि मुनीबा ने एक बड़ी अच्छी बात कोट की कि अल्लाह पे जो है ना वो भरोसा रखें। जो वो करेगा उसके जो प्लान्स हैं वो हमारे प्लान से बहुत बेहतरीन है। इधर मैं एक कोट भी हज़रत अली का करता चलूं, एक जो उनका फरमान है कि वो कहते हैं कि मैंने अपने इरादे टूटने से अपने रब को पहचाना। क्योंकि हम जो प्लानिंग कर देते हैं, क्या प्लान्स थे इस साल के कि हम 2020 में क्या क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो जैसे कि दानियाल ने कहा कि वो कलर थीम किस तरह के वो फेयरवेल मनाएगा, उसमें ये कपड़े पहनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, हो सका। वैसे तो अल्लाह के जो प्लान्स हैं वो बेहतरीन है और अल्लाह पे भरोसा रखें। और वैसे भी पर्ची तो मेरे ख्याल से कुछ लेवल तक चलती है, लेकिन अगर आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो पर्ची आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हमारे लिए जो ये वाला सेगमेंट था ना, इसका मैं पर्सनली तौर पे काफी टाइम से वेट कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, हमारे फेलोज हैं और यानी स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनके साथ हम थोड़ा सा उस लेवल पे जरा बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारे पास एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड, जिसका नाम है सुपर सिक्सर। अच्छा 6 मारना जी बिल्कुल, और 6 मारना ही है। जहाँ आपने क्या कहते हैं ड्राइव के लिए वहाँ आपके मार्क्स हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगी नवाज और मुनीबा से क्वेश्चन करूंगा मैं। अच्छा ये कंपटीशन है, लेकिन हम वैसे भी कर सकते उसके हैं बाद कि हम दोनों फैसला करेंगे। अच्छा। जिसने जल्दी दिया वो जीत गया, और जो हारा होगा वो इधर गाना सुनाएगा। नहीं, गाने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गाना ही होगा। आप क्या चाहते हैं? नहीं कुछ और, मतलब आपकी तरफ से जीतने वाले को गिफ्ट मिलेगा कुछ। हमने तो खाने की बात हारने वाला खाने की बात की, जीतने वाले को हम खाना खिलाएंगे, हारने वाले के लिए आप सजेस्ट कर लें। हारने वाला बिल देगा। ये भी है। हाँ ये कर सकते हैं, फिर हारने वाला बिल दे दे। ये सिर्फ कैमरे की हद तक है। और ये सिर्फ हम चारों की हद तक है, जो कैमरे के पीछे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। अच्छा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दानियाल, मैं आपसे पूछूंगी कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स में बहुत अच्छा हूँ। 3 वर्ड्स ओके,
मैं बहुत अच्छा हूँ, निकाल दो। मैं बहुत अच्छा। ओके, जल्दी जल्दी बोलना हाँ, जो आ रहा है। जो माइंड में आ रहा है आपके। हाँ। ओके, आपकी बात नहीं नहीं, आप पूरा सेगमेंट लेके चलें। अच्छा, आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। अच्छा, अगर आपके पास लाइफ जैकेट हो, एक लाइफ जैकेट हो आपके पास और 3 टिकटॉकर का नाम लूंगी मैं, अरीका, कवल, जुल्करनैन, किसे देंगे आप? कवल को दे दूंगा यार, वो मेरी दोस्त है। ओके, माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोल? माइंड कंट्रोल। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर? ईद उल फितर। बीफ पुलाव, निहारी? निहारी। अच्छा, कोई ऐसी आदत जिस पे आपको आज तक डांट पड़ती है घर से? जब बाहर जाता हूँ घर वाले बार बार फोन करें तो फिर मैं उठाना बंद कर देता हूँ, तो फिर इस पर डांट पड़ती है। अच्छा, आप अपने फेवरेट हैं तो क्यों हैं? मैं नहीं हूँ अपना फेवरेट। कोई हर इंसान का कुछ ना कुछ होते हैं ना कि तो आप अपने फेवरेट नहीं है। नहीं। अच्छा, नहीं मतलब हूँ भी, और नहीं भी अपने आप को तो कोई ऐसी कैटेगरी जो आपको लगता है कि मेरे में ये अच्छी है और मुझे बताना चाहिए कि इस वजह से यार मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज मुझे मिलनी है वो मिलनी है, ये नहीं है कि कोई और तो है, अगर मैं किसी के फेवर कर दूंगा तो मेरी चीज उसको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब जो आपको लगता है जो आपके नसीब में हुई हाँ, वो है। आएगा। अच्छा, कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप बहुत ज्यादा बोलते हो आपकी बात में वो कहे बगैर की बात पूरी नहीं होती? आजकल जो है ना वो ये चल रहा है सीन ये जैसे अक्सर कहते हैं लिटरली, एक्चुअली ये बोल रहे हैं। तो मैं मतलब कोई भी बात हो ना तो मैं कहता हूँ ये सीन है, ये सीन है। अच्छा, अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट आउट। ओके, कोई ऐसा सॉन्ग जो आजकल आपके माइंड में स्टक हुआ है? कौन सा सॉन्ग? हाँ, मैं वैसे इतने ज्यादा गाने नहीं सुनता। कोई भी गाने नहीं सुनते आप? सुनता मतलब उस तरह से नहीं कि मतलब बहुत से लोग होते हैं जो गाने सुनते रहते हैं, मतलब मैं शुरू से इतने गाने नहीं सुनता। हाँ। कोई वैसे गुजरते हुए कहीं से सुन लिया तो सुन लिया उस तरह। अच्छा, वैसे मैं भी कोई इतने खास गाने नहीं सुनती। तो प्रॉब्लम सॉल्वर और प्रॉब्लम मेकर? सॉल्वर, ओके। और आईफोन और एंड्रॉइड? वैसे पहले एंड्रॉइड था लेकिन आजकल आईफोन है तो फिर आईफोन तो आएगा नहीं। अच्छा, उसके बाद के फेवरेट कुजीन आपका? मेरा है चाइनीज जो है ना। चाइनीज ज्यादा पसंद आपको, ओके। फेवरेट ट्रैवल कंपेनियन? ऐसा कोई नहीं है अभी। अकेले? हाँ, अकेले चले जाएंगे आप? वैसे गया कभी नहीं हूँ अकेले, लेकिन जाना चाहूंगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ऑब्वियसली। टिकटॉक नहीं? ओके, थैंक यू सो मच आपका जो आपने किया। नहीं अभी तो फैसला होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो दानियल को पे करना पड़ जाएगा। क्यों? मैंने इतना नहीं सोचा। नहीं, काफी इतना सोच के दिए, मैं वेट कर रहा था। सोचा नहीं है इसलिए पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोल दिया मैंने। अब आप मुनीबा को देखिएगा। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट करें मुनीबा? जी। रेडी हैं? जी। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा? ईद उल फितर। ईद उल अज़हा पे चिकन या मटन? मटन। ईद फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ। 3 चीजें अपने बारे में। मैं मुनीबा। मैं मुनीबा, ओके। अगर आप अपने ऊपर एक बुक लिखना चाहें तो उसका नाम क्या होगा? मुनीबा भट्ट। मुनीबा भट्ट। कोई ऐसी क्रेजियस्ट थिंग जो आपने पब्लिक प्लेस पे की हो? मैंने एक मॉल में ऊपर से नीचे थूक फेंकी थी। जिस तरह आप एक यानी कि न्यूज़ कास्टिंग ऑन स्क्रीन आ रही है तो काफ़ी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है, तो कोई ऐसी क्रेजी बात जो किसी फैन ने आपके लिए की हो? मुझे बात नहीं की थी, फैन ने एक सीनरी थी वो भेजी थी मुझे गिफ्ट में, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब जो है आपने, अगर आप एक न्यूज़ कास्टर ना होती तो क्या होती? मैं फैशन डिज़ाइनर में भी। बचपन से क्या सोचा था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। रेट दीज एंकर्स: अब्दुल्ला सुल्तान, वसीम अदामी, इकरारुल हसन, शाहजेब खानज़ादा और ज़ुहैब भट्ट। ग्रेड देने हैं? जी, फ्रॉम 1 to 5। शाहजेब खानज़ादा 1, वसीम बदामी 2, अब्दुल्ला सुल्तान 3। बाकी कौन है? इकरारुल हसन और अब्दुल्ला सुल्तान, ज़ुहैब भट्ट। ज़ुहैब भट्ट और इकरारुल हसन। ठीक है। अब एक आपको इन तीनों में से अब्दुल्ला सुल्तान, आपने एक शाहजेब खानज़ादा, वसीम मदामी और अब्दुल्ला सुल्तान, इन तीनों में से आपको कॉल आती है तो किसी कॉल आप रिसीव करेंगी, किसको मैसेज पे जवाब देंगी और किसी को इग्नोर ही कर देंगी? शाहजेब खानज़ादा की कॉल रिसीव कर लूँगी, अब्दुल्ला सुल्तान को टेक्स्ट कर दूँगी, और वसीम भाई आप इग्नोर हैं, सॉरी। अगर ये एंकर्स जो हैं एंकर ना होते तो इन पे कौन सी जॉब सूट करती? शाहजेब खानज़ादा? नहीं, इन पे यही अच्छी लगती। अच्छा। क्योंकि ये बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा करते हैं। वसीम बदामी?
टीचर अच्छे हो सकते थे। इकरारुल हसन। ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीनियर है मेरे से, इसलिए मैं इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह इंस्पेक्टर सकती। कह रहे हैं? हाँ, छापा मार सकते हैं। पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले। अच्छा, ज़ुहैब भट्ट। ज़ुहैब भट्ट भी टीचर अच्छे हो सकते हैं, हैंडसम टीचर हो सकते हैं। अच्छा, और लास्ट में अब्दुल्ला सुल्तान। अब्दुल्ला सुल्तान मेरे ख्याल से फैशन डिज़ाइनर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इंस्टाग्राम। चिकन, मटन। चिकन। चाइनीज, पाकिस्तानी। चाइनीज। थैंक यू सो मच। और आप लोग देख सकते हैं कि मुनीबा जीत चुकी हैं। दानियाल ने बिल्कुल टाइम पे जवाब दिया है। 2 तो मैंने बताए हैं। मेरे ख्याल में मैंने टाइम इतना ज्यादा नहीं दिया। बात अच्छी है ना कि मुनीबा ने खुद पार्टिसिपेट किया, मेरे ख्याल में व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि कौन जीता इनमें से। मेरे ख्याल में तो दानियाल ही कर सकते हैं, हमने खाना तो अभी ही है। मैं गिर गया हूँ। मेरे ख्याल से नवाल को जो है ना अल्लाह को हाजिर नाज़िर नहीं, मैंने दोनों का सुने तो मेरे ख्याल में दोनों का बिल्कुल ठीक था कि बिल्कुल सेकंड से दोनों ने जवाब दिए, कोई गैप 1-2 में आया होगा बस। कोई कर लें पार्टीशन मजीद बीच की बात कर लेते हैं। हम दोनों हार गए, हम दोनों जीत गए, आप दोनों हार गए। आप दोनों खिलाएंगे। लेकिन हम वो वाला काम नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आप होस्ट हैं। और लेकिन मैं ये बहुत कहना चाहूंगी कि इन दोनों ने बहुत अच्छी किया है और इनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, आपके वाले भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि रिसर्च की हुई है। वो टिकटॉक के लिहाज से करते हैं, मैं एंकर के लिहाज से करती हूँ, तो आप दोनों ने बहुत अच्छी इस पे रिसर्च की है। थैंक यू सो मच। और मैं आपका थैंक यू, आप इधर आई, आपने हमें टाइम दिया। और दानियाल आपका भी थैंक यू। लेकिन लास्ट में हम अपने जो दोनों गेस्ट हैं उनसे चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ईद मनाएं, लेकिन SOPs के साथ मनाएं, क्योंकि बाहर जो है वो निकलें, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट ने बोला है आप मास्क का इस्तेमाल करें, जिस तरह आप कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही मास्क भी लाजमी अपने उन ड्रेसिंग में लेकर आएं, ताकि उससे आप अपने प्यारों को भी बचा सकें और खुद को भी बचा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि काफी अच्छा आपने बताया। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जितनी भी SOPs है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे रिस्पांसिबल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि दानियाल से पूछते चलते हैं, शो का बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा है। दानियाल, आप क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में और ईद के बारे में, पेंडेमिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शो का तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और बहुत मजा आया। और जितने भी लोग हैं उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ईद पे खाएं, लेकिन साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये ना कि और फ्रिज में जमा करके गोश्त बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आप गरीबों में भी तकसीम करें, जो उसका बताया गया है कि 3 हिस्से करें, रिश्तेदारों में, गरीबों में और अपने लिए। और जो जिससे अगर किसी से नाराज हैं तो माफ करें, ईद का मौका है, सबको गले लगाएं। वैसे कोरोना है तो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हम नवाल से ही मैसेज लेना चाहेंगे कि नवाल अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वैसे बिल्कुल यही बात करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड है और ईद भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी मैम ने बात की थी कि जो हमारी खुशियाँ हैं छोटी छोटी, कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन जो रिश्तेदारों से मिलना जुलना है, मुझे लगता है जैसे वो इस ईद पे कम नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन ये है कि वो खुशियों का दिन है, मोहब्बतों का दिन है। आप ऑनलाइन तो ईद नहीं ना हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑनलाइन तो गोश्त तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन आप सब जो है ना आप सब खुश रहें, खुश रखें और अपना ख्याल रखें, रिस्पॉन्सिबल रहें, ऐसा इसको फॉलो करें और हमारे शो को देखते रहें और इसी तरह से हमें अपना भरपूर फीडबैक देते रहें। और एक दफा फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को, हम दोनों की तरफ से और यूएसबी टीवी की टीम की तरफ से ईद मुबारक। और मैं भी अपने व्यूअर्स को कहना चलूंगा कि पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़े से मोहतात रहें, गले ना लगाएं, लेकिन अपनी जो अंदर की नफरतें या कदूरतें हैं उनको जरूर कर दें। इतना ना खाएं कि आपको इसके बाद अस्पताल जाना पड़े, और इतनी भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ईद उल अज़हा में हमें काफी सिचुएशन मिलती है, काफी जगह पे गंदगी के ढेर पड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अपने कंट्रोल में, जो हम खुद इस पे काबू पा सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें और घर में रहें, और सबको हमारी तरफ से और यूसीपी टीवी की टीम की तरफ से ईद मुबारक।